आजकल क्लास भी होती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे गवर्नेंस स्टैंडर्ड नंबर 1, जिसका नाम है शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड। और इसके अंदर उन्होंने सब हेडिंग में लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट, दैट्स मीन कि शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कौन करेगा, कितने अरसे के लिए होगी। फिर है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि शरिया बोर्ड जो है वो किस चीज से मिलके बनेगा, यानी जो उसके मेंबर होंगे उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। या अगर हम ये बात करें कि क्वालिफिकेशन वाइज उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या हम ये अगर बात करें कि एक्सपर्टीज वाइज उनकी एक्सपर्टीज क्या होनी चाहिए, या अगर हम ये बात करें कि एक्सपीरियंस वाइज उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो वो कौन लोग हो सकते हैं कि जो कि एलिजिबल हो फॉर शरिया बोर्ड मेंबर। तो शरिया बोर्ड मेंबर की कंपोजिशन क्या होगी, कितने लोग होंगे, और उनके अंदर क्या क्या ये जो है, जो कौन सा ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जिसके ऊपर उनको फिल्टर किया जाएगा, और उसको उस क्राइटेरिया को पास करने के बाद वो बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं। या जो रेगुलेटर की जबान में इसको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया तो स्टेट बैंक ने अलग से दिया हुआ है, लेकिन हम अभी जो स्टेट बैंक का बेसिकली शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, वो लास्ट जो इशू हुआ है 2018 में हुआ है, और अभी उसके ऊपर अमेंडमेंट्स, सॉरी, अब उसकी रिवीजन आजकल हो रही है। इनिशियली उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के इंडस्ट्री से कुछ फीडबैक लिया था, लेकिन अभी वो फाइनल हुआ नहीं, तो शायद 2024 के अंदर ही हमें न्यू गवर्नेंस स्टैंडर्ड मिल न्यू शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क मिल जाए। लेकिन अभी तक 2018 का है, और जो 2018 वाला है उसके अंदर बहुत डिटेल से लिखा हुआ है कि शरिया बोर्ड, शरिया ऑडिट, शरिया कंप्लायंस, ये तीन तीन चीजें तो बड़ी उन्होंने वहां पे डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। और इनकी एक एक चीज डिस्कस की हुई है कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इनकी रिपोर्टिंग किसको होगी, इनकी जो है रिमूवल कैसे होगा, और इसी तरह इनका जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ जो है ना शरिया बोर्ड मेंबर, वो क्या है। तो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो उसको पढ़ना जो है जरूरी नहीं है, वो तो यही स्टैंडर्ड ही पढ़ना काफी है। लेकिन फॉर द नॉलेज बेस अगर आप उसको पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें जो आपके जहन में, अगर ये स्टैंडर्ड पढ़ के चीजें आए कि यार ये जो रिपोर्टिंग की बात हो रही है, ये जो रिपोर्ट की बात हो रही है, ये जो क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, तो ये तो यहाँ तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो फिकल मामूलात के अंदर जो है ना एक्सपर्ट होना चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशंस होंगी, कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशंस होंगी जो करने के बाद हम किसी की सीवी के अंदर देखेंगे तो वो सर्टिफिकेशंस पाई जाएं तो वो एलिजिबल होगा। तो ये फिर सारी चीजें जो है ना, आपको स्टेट बैंक का जो क्राइटेरिया है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, जो कि श्रेया गोनेस फ्रेमवर्क के अंदर है, उसका एक पार्ट है इलेक्शन के तौर पे, उसके अंदर से आपको क्लियर मिल जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल बात करेगा, किसी सर्टिफिकेशन, किसी क्वालिफिकेशन, किसी डिग्री की बात नहीं करेगा ऐसी गवर्नेंस स्टैंडर्ड, लेकिन स्टेट बैंक स्पेसिफिकली वो भी आपको बताएगा। तो सबसे पहले जो है, जैसे हमने जो है इसके नाम में ही देखा कि बेसिकली ये जो गवर्नेंस का स्टैंडर्ड है, ये इन चार चीजों को को देखता है कि एक तो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड क्या है, ये उसकी हमें डेफिनेशन बताएगा। ठीक है। फिर कि शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड जो है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, जो उसके मेंबर हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा, उनकी रेमुनरेशन क्या होगी, उनका जो है टेन्योर क्या होगा, और इसी तरीके से वो रिपोर्ट क्या देंगे, यानी उनकी जो रिपोर्ट होगी वो क्या होगी। क्या वो कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर रिपोर्ट देंगे, शरिया कंप्लायंस के ऊपर रिपोर्ट देंगे, क्या हमें रिपोर्ट देंगे, अक्सर असल में उनका जो अपॉइंटमेंट का मकसद है वो क्या है। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे होंगी। तो हम इसको वन बाय देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि शरिया, जो इसकी डेफिनेशन है कि एसएसबी, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड की जो डेफिनेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने इसको देखना है।
कि अशरिया सुपरवाइजरी बोर्ड इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। सबसे पहले जो लफ्ज उसने लिख दिया है वो इंडिपेंडेंट बॉडी लिखा है। तो इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब ये है कि कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसकी एक मैनेजमेंट होती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये वो होते हैं जो ओवरऑल जो है वो वहां पे ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। दैट्स मीन के पॉलिसीज बना रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, जिसको जो है वो मानना या जिसके ऊपर अमल करना जो है ना, तमाम लोगों की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बाउंड होते हैं। लेकिन ये जो बॉडी है, जो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड है, ये उन सब से इंडिपेंडेंट है। यानी ना ही ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहे होंगे, ना ही ये मैनेजमेंट के किसी बंदे को, जैसे कि सीईओ इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ना ही सीईओ को रिपोर्ट कर रहे होंगे, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैंने रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तो तब ही अपना इंडिपेंडेंट जो है वो व्यू भी दे सकेंगे। तो इनके लिए सबसे पहली जो बात है, इनका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अब इनकी जो इंडिपेंडेंट है उसको कैसे इंश्योर किया जाता है, या कैसे जो है ये आपको पता चलता है कि ये इंडिपेंडेंट है, इसकी कुछ चीजें तो इस श्रेया स्टैंडर्ड के, गवर्नेंस स्टैंडर्ड के अंदर कुछ जो है ना दूसरे के अंदर पता चल जाएंगी। लेकिन अगर आपने मेन देखनी है तो फिर आपको मैं फिर वही कहूंगा, आपको श्रेया गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है स्टेट बैंक का वो पढ़ना पड़ेगा। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर किसी को वहां से नहीं मिलता तो मुझे बताएं, बल्कि मैं ये करूंगा कि मैं ग्रुप में शेयर ही कर दूंगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकी रिपोर्टिंग किसी को नहीं होती। दैट्स मीन के ये अपनी हिरारकी के अंदर टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। तो इसके बाद जो है, इंडिपेंडेंट के बाद इन्होंने कहा कि ये स्पेशलाइज्ड ज्यूरिस्ट है। स्पेशलाइज्ड ज्यूरिस्ट। तो स्पेशलाइज्ड ज्यूरिस्ट है, फुकहा है ये। ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, ये डिफरेंट जो लफ्ज हैं ज्यूरिस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, फुकहा हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बात की थी कि इन्होंने इस्लामिक ज्यूरिस्ट का लफ्ज लिख के ना बात खत्म कर दी। इन्होंने फिर डिफाइन नहीं किया कि इस्लामिक ज्यूरिस्ट कौन होता है। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस वो स्टेटमेंट ने बता दिए। लेकिन सब आपको भी पता है कि जो मुदारिस से फारग तहसील होते हैं, जिन्होंने दरस निज़ामी, फिर उसके बाद इफ्ता, और उसके बाद जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन जो है वो की होती हैं, तो ये हैं स्पेशलाइज्ड जूरिस्ट। अच्छा, इन्होंने एक इसकी की कैटेगरी रखी है कि फिक अल मामूलात। अब जो इस्लामिक जुरिस्ट हैं उनकी भी जो एक्सपर्टीज है वो बहुत सारे मामलात में होती हैं। कि वहाँ पे देखें, कुछ हैं कि फिकल, जिसको हम इबादात कहते हैं, कुछ इबादात के मामलात हैं, फिर कुछ मामलात हैं, और फिर इसके अलावा कुछ और भी इस तरह की जो शरीयत के अंदर जब ये इस तरह की डिवीजन हमें मिलती है तो सेक्शंस हमें आगे मिलते हैं। जैसे कुछ जो है वो सुल्तनत जैसे जो है ना, जो पॉलिटिकल साइड होती है उससे रिलेटेड भी कुछ मामलात होते हैं, शरीयत उन पे भी गाइडेंस देती है। फिर और बहुत सारे हैं। लेकिन क्या है कि ये वाले जो बंदे होंगे ये फिकल मामलात, यानी इस्लामिक कमर्शियल जुरिस्प्रूडेंस, यानी वो मामलात, या फिक का वो सेक्शन जो इस्लाम की जो इंसान की कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को देखता है। ठीक है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को देखता है। तो ये बेसिकली वो है फिकल मामला। तो इसके अंदर उनकी क्या होनी चाहिए, वो इसके अंदर स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अच्छा, हाउएवर ये पहली बात होगी। ठीक है, तो इसके अंदर से आपको एमसीक्यू आ सकता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी के लिहाज से भी आ सकता है, स्पेशलिस्ट जूरिस्ट, तो किस चीज के अंदर वो उनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, वो फिकल मामूलात के अंदर होनी चाहिए। तो अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो हम मुफ्ती साहब से गुजारिश भी करेंगे कि हमें इन चीजों में बताए कि फिक के अंदर, जब हम शरिया के अंदर जब डिफरेंट फिर जो आगे हिरारकी बनती है, शाखें बनती हैं, तो उसमें कौन कौन सी इस तरह की चीजें आती हैं। जैसे यहाँ पे फिक्कल मामूलात आया, तो और तीन चार पांच जो शाखें हैं वो कौन सी है, तो वो कोशिश हम करेंगे कि 2-4 मिनट में हमें मुफ्ती साहब बता दें। तो मुफ्ती बिलाल साहब आप रेडी रहिएगा, मैं किसी भी टाइम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो काइंडली जो है ना 2 मिनट के लिए हमें, या 3 मिनट लगा के हमें बता दीजिए। अच्छा, however, the Sharia Supervisory Board may include a member other than those specialized in fiqh al मामूलात। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको एमसीक्यू में आती है। तो कि जरूरी है कि
जो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड है उसके अंदर क्या हो, स्पेशलाइज्ड जूरिस्ट हो। कौन हो? जो कि फिकल मामलात के अंदर जो है वो जिनकी स्पेशलाइजेशन हो। लेकिन अगली बात देखें, हाउएवर द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड मे इंक्लूड अ मेंबर अदर देन दो स्पेशलाइज्ड इन फिकल मामलात, के जो शरिया शरिया बोर्ड है उसके अंदर जो उनसे एडिशन में जो कि जो है ना फिकल मामलात के अंदर स्पेशलाइजेशन रखते हैं, उससे एडिशन में एक बंदा हो सकता है या एक से ज्यादा बंदे हो सकते हैं, मे इंक्लूड अ मेंबर अदर देन दो स्पेशलाइज इन फिकल मामलात। अगले उसकी कंडीशन रखी, लेकिन वो किस में एक्सपर्ट होना चाहिए? बट हु शुड बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड विद नॉलेज ऑफ फिकल मामलात। अब इसके पास नॉलेज तो है फिकल मामलात की, लेकिन ये एक्सपर्ट नहीं है। एक होता है एक्सपर्ट, ठीक है, जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है। ये इसके पास नॉलेज है मेंबर के पास, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन रखता है इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो नॉलेज है। दैट्स मीन कि इसके पास जो कन्वेंशनल नॉलेज है वो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है इसकी। ये कोई लायर है, ठीक है, या इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपर्ट्स है कि इसने फाइनेंस के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन की हुई है, जिस तरीके से आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, एसीसी होल्डर्स होते हैं, ठीक है। या इसी तरह जो है दूसरा जो है जिस तरह आईसीएम में है। तो इस तरह की जो क्वालिफिकेशन ये जो है ये जो लोग हैं, तो इनमें से भी कोई मेंबर हो सकता है। लेकिन आगे हम देखेंगे शायद इस गवर्नेंस स्टैंडर्ड के अंदर तो नहीं, लेकिन एओपी सॉरी स्टेट बैंक ने फिर बता दिया है कि जो फिकल मामलात के जो बंदे हैं वो मिनिमम कितने होने चाहिए, और ये वाले बंदे उससे एडिशन में, तो वो मिनिमम की रिक्वायरमेंट वहां पे लगी हुई है कि ये नहीं है कि सारे ही बंदे ये हो जाएं कि जिनके पास सिर्फ नॉलेज हो, स्पेशलाइजेशन ना हो फिकल मामलात की। तो इस तरीके से है। खैर ये चीजें आगे हमें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो ये बेसिकली इनका रोल जो होता है ना, ये जो दूसरा बंदा ऐड हुआ है, इनका रोल एक लिहाज से कंसल्टेंट टू जो है ना जो स्पेशलाइज्ड यूरिस्ट हैं उनको होता है। कि अगर कोई लायर है, ठीक है, और वो फिकल मामलात का भी वो नॉलेज रखता है, तो वो एक लिहाज से कंसल्टेंट होगा किसका? स्पेशलाइज्ड यूरिस्ट का। इसी तरीके से अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या फाइनेंशियल जो है जो फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट का कोई एक्सपर्ट है, तो जिस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि वो चार्टेड अकाउंटेंट है या इस तरह के जो लोग हैं, तो वो एक लिहाज से जो है अपने इस मैटर से रिलेटेड जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड एक लिहाज से कर रहे होंगे किसको? स्पेशलाइज्ड जूरिस्ट को। अब है दी शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड इज इंटरेस्टेड कि इनको जिम्मेदारी क्या दी गई है, विद द ड्यूटी ऑफ। अब ये लफ्ज आपने याद करना है, ये आपके एमसीक्यू में आते हैं कि इनका जो काम है, ड्यूटी है नंबर वन, डायरेक्टिंग। इन्होंने डायरेक्ट करना है किसको? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट को। फिर जो इन्होंने डायरेक्शन दी है, उसके बाद इन्होंने रिव्यू करना है कि हमारी जो डायरेक्शंस हैं ये भाई साहब उस पे चल भी रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि डायरेक्शन दे के और खुद जो है ना वो आराम करने चले गए कहाँ मरी। तो ऐसे नहीं भाई, कि वो डायरेक्ट भी करेंगे फिर रिव्यू भी करेंगे। रिव्यू एंड तो रिव्यूइंग एंड सुपरवाइजिंग साथ लगा हुआ ना, कि रिव्यूइंग एंड सुपरवाइजिंग the activities of Islamic financial institution in order to ensure that they are in compliance with the Sharia rules and principles। यानी ये जो काम कर रहे होंगे इसका अल्टीमेट गोल क्या है? ये शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड अपने इन कामों से हासिल क्या करना चाहता है? तो वो हासिल शरिया कंप्लायंस करना चाहता है। हासिल क्या करना चाहता है? शरिया कंप्लायंस। यानी उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई ऐसा काम ना हो रहा हो जो कि शरिया कंप्लायंट नहीं है, या किसी भी तरह से किसी शरिया की रूलिंग की वायलेशन कर रहा है। अच्छा, हमें यही गवर्नेंस स्टैंडर्ड ये भी बता देगा कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए शरिया है क्या। ये आगे क्लास में आ रहा है, तो वहां पे आपने क्लियर करना है। अच्छा, इसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत रिपीटेड है, ये एमसीक्यूज में बहुत मिलेगा आपको। द फतवाज एंड रूलिंग ऑफ द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड शैल बी बाइंडिंग ऑन द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक आपने बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, तो ये बाइंडिंग भी उसी तरह का है कि भाई ये जो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड ने फतवा दिया है, रूलिंग दी है, अब ये नहीं है कि मैनेजमेंट का दिल करे तो इसको पे अमल कर ले, दिल ना करे तो ना करे, चॉइस नहीं है। ही हैज टू।
ही हैज टू इम्प्लीमेंट। अब मैनेजमेंट के पास कोई चॉइस है ही नहीं है। जब शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड ने कोई फतवा दे दिया, कोई रूलिंग दे दी, कोई डिसीजन दे दिया, तो अब किसी के पास ये हक नहीं है कि वो ये कहे कि हम इसको नहीं मानते। ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है बाइंडिंग। बाज दफा होती है ना, मैनेजमेंट की कोई से डायरेक्शन आए तो हो सकता है कि स्टाफ जो है वो या कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से कोई मसाइल हो, लेकिन ये मैंडेटरी है भाई। ये बाइंडिंग है, कोई सेकंड चॉइस आपके पास नहीं है। बस ये आपने लफ्ज याद रखने हैं। तो इसलिए मैंने इस पे जोर दिया कि ये आपके एमसीक्यू का पार्ट है, होता है, और हाईली चांसेस हैं कि इस दफा भी आपको मिल जाए। लेकिन ना भी मिले, लेकिन आपको क्लियर ये होना चाहिए कि शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड की रूलिंग बाइंडिंग है। बाइंडिंग का मतलब क्या है? वही मैंने आपको बता दिया कि अब आप बाउंड हैं। कौन? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल से हटके भी तो शरिया सरप्राइजिंग बोर्ड हर जगह होते हैं ना, हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट उसको चला रही होती है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई, ये जो भी फिर आगे आगे डिपार्टमेंट हेड है, स्टाफ है, तो ईच एंड एवरी वन इज बाउंड। तो आगे हमें मैनेजमेंट का रोल भी यही शरिया स्टैंडर्ड बताएगा कि यहाँ पे शरिया बोर्ड का क्या रोल होगा और फिर मैनेजमेंट का क्या रोल होगा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शरिया बोर्ड के डिसीजंस को, फतावाज को, जो इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजमेंट की होती है। तो लेकिन यह है कि मैनेजमेंट जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी है, लेकिन उसका ये मतलब, ये क्लास ये बता रही है कि ये नहीं है कि वो उसका दिल करे तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर दे, दिल ना करे तो नहीं। और आप अगर ये समझें या सोच रहे हो कि अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो उसका भी इसी इन्हीं गवर्नेंस स्टैंडर्ड के अंदर हमें बताया गया है। इसमें शायद नहीं बताया गया, आगे में पता चल जाएगा कि जो फिर जो मीटिंग होती है, एजीएम जिसको कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर नंबर वन ये रिपोर्ट किया जाता है कि ये जो रूलिंग है इसके ऊपर अमल नहीं हुआ, और प्लस मैनेजमेंट को फुल वहां पे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि क्यों नहीं हुआ ये नहीं कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो प्लस फिर जो है इसके ऊपर जो है ना, मैनेजमेंट के ऊपर सिर्फ पूछताछ से बात खत्म नहीं होती, फिर उनके साथ कुछ और मामलात भी होते हैं, वो शेयर स्टैंडर्ड हमें, ये गोल्डन स्टैंडर्ड बताएगा। लेकिन ये नहीं है कि जो है फिर वही बात कर रहा हूँ कि उनके लिए बाइंडिंग है ये। तो ये इलिस्ट्रेशन में भी यही चीजें लिखी है, और ये जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो देखें यहाँ पे हैं सारी। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसकी ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी ये है कि एक तो स्पेशलाइज्ड यूरिस्ट होंगे, और फिर एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट। जिस तरह से, अब जिस तरह का इंस्टीट्यूशन होगा उस तरह के उसको एक्सपर्ट चाहिए। अब जैसे इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं तो इनको लीगल एक्सपर्ट भी डेफिनेटली चाहिए होते हैं, और इसी तरह इनको फिर वो एक्सपर्ट्स भी चाहिए होते हैं जो फाइनेंस के अंदर अपनी एक्सपर्टीज रखते हों, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट या दूसरे लोग हैं। तो खैर ये इंस्टीट्यूशन हमें बताएगा कि उनके लिए जो एक्सपर्ट है वो कौन सा है। से के कोई एक जो है ऐसी कंपनी है कि जो के मेडिकल की सर्विसेज दे रही है, और वहां पे अगर वो ये चाहते हैं कि हम शरिया कंप्लाइंट होंगे, तो वो अभी तो एससीसीपी ने वो काम शुरू कर दिया ना कि एससीसीपी जिसको फिर ये सर्टिफिकेट देता है, तो उसके लिए जरूरी रखता है कि वो भी शरिया बोर्ड रखे। तो वहां अगर कोई शरिया बोर्ड होगा तो वहां पे डॉक्टर जो है से के कोई, वो जो है वो उसको एज एन एक्सपर्ट रख सकते हैं शरिया बोर्ड के साथ कंसल्टेंसी के तौर पे। तो ये खैर इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन आपको बताएगा, लेकिन हमारा चूंकि मेन अगर मकसद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें भी आपको बता दिया कि ये एक्सपर्ट कौन होंगे। अब है अपॉइंटमेंट ऑफ शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड एंड फिक्सिंग इट्स रेमुनरेशन। भाई फ्री में तो काम नहीं करेंगे ना वो, ठीक है। और प्लस वो खुद ही तो अपॉइंट होके नहीं आ जाएंगे कि इलेक्शन हो मुल्क में और ये अपॉइंट हो जाए। और इलेक्शन से जो अपॉइंट होते हैं उसके बाद जो मसाइल हैं वो आप देखते हैं। तो इवन अब बड़े बड़े इदारों में भी मसाइल आने लग गए हैं, और आपको नजर आ रहे होंगे वो आजकल ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए धरने भी ज्यादा हो रहे हैं। सुना है कोई एक्सटेंशन वाले मामला आते हैं, तो यहाँ पे वो अगर मामलात हों तो यहाँ भी धरने शुरू हो जाए। और फिर करीम खटक साहब की, मलिक मोहम्मद वकास साहब की, इन लोगों की डिसबर्समेंट रुक जाए कि जी वो असल में ना श्री सरप्राइजी बोर्ड की ना क्या होनी है, उनके टर्म की रिन्यूअल होनी है या उनके इलेक्शन होने हैं। आजकल तो बड़ी कैंपेन चली है जी वो उस मामला में, तो भाई ये मामला है यहाँ नहीं होंगे। यहाँ इनकी अपॉइंटमेंट किसी और तरीके से होगी, और वो तरीका गवर्नर स्टैंडर्ड ने हमें बता दिया। वो क्या है कि एवरी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
शैल हैव अ शेयर सुपरवाइजरी बोर्ड। पहली बात तो इसने ये की कि भाई ये जरूरी है, ये जरूरी है कि जो ये ठप्पा लगाए कि मैं शरिया कंप्लायंट हूं। कोई भी बिजनेस अगर ये दावा कर रहा हो कि मैं शरिया कंप्लायंट हूं, और अपनी मार्केटिंग के अंदर और अपनी प्रेजेंस के अंदर, जहां जहां वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो चाहे जो भी मीडिया है, तो अगर ये प्रेजेंट करे कि आई एम शरिया कंप्लायंट, उसके लिए जरूरी है कि उसके पास शरिया बोर्ड होना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं तकाफल, क्यों शरिया बोर्ड होना जरूरी है, इसीलिए। फिर आप देखते हैं बैंक्स, फिर एक नई बात आई है रीट्स, REITs, ठीक है, ये रियल एस्टेट के लिए होता है। अब उसके जो लाइसेंस दिए हैं अभी SCCP ने, वहां देखे शरिया बोर्ड मैंडेटरी। फिर इसी तरह कोई और बिजनेस है, वो कहता है कि मैं शरिया कंप्लायंट होना चाहता हूँ। से कि कोई मार्ट है, बड़ा कोई मार्ट है, वो कहता है मैं शरिया कंप्लायंट होना चाहता हूँ, तो उसको भी बैक एंड पे कोई फर्म जो है, या तो खुद से शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड रख ले, या फिर किसी फर्म को हायर करे, जिस तरीके से जो 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 होती है ना, ये एडवाइजरी सर्विसेज देने वाली होती है, शरिया एडवाइजरी सर्विसेज वाले, तो बैक एंड पे फिर उसको करे। अगर वो शरिया बोर्ड को अफोर्ड नहीं कर रहा पा रहा, तो फिर वो उसको रखे, तो वो उसको कंसल्टेंसी दे। लेकिन जो है ये नहीं हो सकता कि मैं जो है ना, वो अब्दुल हमीद उसके खुद ही कह दे कि भाई मैं शरिया कंप्लायंट हूँ, और आप मेरे साथ जो बिजनेस करेंगे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आई एम शरिया कंप्लायंट। भाई आपके पास कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, जो ये सर्टिफाई करे कि अब्दुल हमीद जो है ना, वो जो काम कर रहा है वो शरिया कंप्लायंट है। सिर्फ अब्दुल हमीद के कहने से नहीं होगा। तो यहाँ भी यही है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बोर्ड लगा लिया कि बैंक इस्लामी, ठीक है, या नाम नहीं नाम में बैंक इस्लामी नहीं भी आ रहा, मिजान बैंक लिमिटेड में कहाँ आ रहा है इस्लामी, ठीक है, लेकिन नाम तो चलो हम ये कहते हैं कि कुरान के अंदर ये लफ्ज है मिजान, और वो भी सूरह रहमान के अंदर है, और वो भी सूरह, सिर्फ सूरह रहमान के अंदर 2 दफा है। तो बात ये है कि अगर नाम में इस्लाम बैंक है या नहीं, लेकिन कहते तो ये है ना कि हम शरिया कंप्लायंट बिजनेस कर रहे हैं। आप कन्वेंशनल बैंक में इसलिए नहीं जाएं कि भाई वो शरिया कंप्लायंट नहीं है, आप हमारे पास इसलिए आए कि हम शरिया कंप्लायंट है। तो सिर्फ हम आपकी बात पे मान लें भाई, उमर खालिद साहब सिर्फ आपकी बात मान लें, करीम खटक साहब सिर्फ आपकी बात मान लें, वसीम खटक साहब सिर्फ आपकी बात मान लें, तो आपने भी हमेशा यही कहना नहीं हमारी बात नहीं माने सर। हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसने ये फतवा दिया हुआ है, जिसने ये रूलिंग दी हुई है, जिसने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉलिसी अप्रूव की हुई है, जिसने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोसेस फ्लो अप्रूव किया हुआ है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी कहती है कि हम शरिया कंप्लायंट है भाई। तो आप उसकी सुने, मेरी नहीं सुने, कस्टमर को हम कह रहे हैं। तो इसलिए जो है ये इसका होना क्या है, जरूरी है। किसका, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड का, किसके लिए, जो ये क्लेम करे कि मैं शरिया कंप्लायंट, ठीक है। बिजनेस पर्पज की बात करूं, वैसे आप ये ना कहना कि मुझे जो है ना मुसलमान कहलाने के लिए बैकएंड पे कोई शरिया बोर्ड रखना पड़ेगा, नहीं। जब आप फाइनेंशियल मैटर के ऊपर दुकान खोल के बैठे हो, और उसके अंदर आप जो है ना कह इसलिए रहे होंगे भाई उसके पास नहीं जाना, वो जो है ना उसके अंदर ये खराबियां हैं, मेरे पास आना, मेरे पास वो खराबियां नहीं है, तो ठीक है भाई। सिर्फ अगर आपकी बात मान लें तो हो सकता है कि आप कुछ अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए ये बातें कह रहे हो, हम उस पर नहीं चलेंगे। आपके पास इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो आपको क्या करे, फिर सर्टिफाई करे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये कौन होगा, अब अगली बात आ गई कि पहले नंबर पे तो होना चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो इसलिए मैंने इस पे लंबी बात की कि ये चॉइस नहीं है। अगेन दिस इज नॉट अ चॉइस कि आप शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड रखें या नहीं रखें, दिस इज मैंडेटरी। किसके लिए मैंडेटरी, कि जो ये क्लेम करे कि मैं शरिया कंप्लायंट हूँ। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा जी, अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है इस शेयर स्टैंडर्ड की। यहाँ पे ये आपको समझ आ जाएगी तो काफी हद तक आपको ये भी समझ आ जाएगा, और इसके MCQ भी आप कर लेंगे। इनको अपॉइंट करता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं आपको बताया हमने, जो शेयर्स वाला जो है शरिया स्टैंडर्ड भी पढ़ा था, कि शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के या किसी कंपनी के शेयर्स लिए होते हैं। तो ये होते हैं शेयर होल्डर्स। तो वो अपॉइंट करते हैं। कब करते हैं जी, कि जाहिर सी बात है शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, आपको सब पता है। तो इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग, तो AGM जो होती है उसके अंदर इनकी अपॉइंटमेंट होती है। अच्छा, AGM तक कैसे पहुंचते हैं शरिया बोर्ड वाले, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इनकी जो बाकी सारी चीजें प्रोसेस करते हैं, ठीक है।
और इनको क्राइटेरिया के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर लेके आने देखने के बाद फिर जो है फाइनल अप्रूवल के लिए जब एजीएम होती है तो वहां प्रेजेंट किया जाता है कि हमने फलां साहब को या फलां साहिबान को हम अपने शेयर बोर्ड में ऐड करना चाह रहे हैं। ये उनकी क्वालिफिकेशन है, ये उनका एक्सपीरियंस है, ये उनकी एक्सपर्टीज है। तो फिर अगर शेयर होल्डर्स वहां उनको वोट दे दें, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो ये शेयर होल्डर्स जो है वो इनको अपॉइंट करेंगे किसकी रिकमेंडेशन पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उस पे, ठीक है। अच्छा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लोकल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। अब इसके लिए तो जागो आपको पढ़ना पड़ेगा श्रेय गोनेस फ्रेमवर्क, कि श्रेय गोनेस फ्रेमवर्क के अंदर कोई और चेंज नहीं है, इस क्लास के अंदर ऐसी ही है। लेकिन साथ वो ये कहता है कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो शरिया बोर्ड के मेंबर होंगे उसको हम भी प्रूव करेंगे। जब आपके शेयर होल्डर अप्रूव कर दें तो उसको प्रूव ना समझना जब तक उसको स्टेट बैंक की जो शरिया कमेटी है जब तक वो ओके ना कर दे। अब वहां फिर बड़े बड़े जो है ना शरिया एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, जो स्कॉलर बैठे होंगे, तो वो कमेटी अप्रूव करेगी। इसी तरह वो कहते हैं कि जब इसको डिसमिस करना है ना, खुद ही नहीं कर देना, तो उसकी डिसमिसल भी इसी तरीके से होगी जिस तरीके से इसकी अपॉइंटमेंट हुई है, कि उसका जो है ना डिसमिसल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे और फिर उसको शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। लेकिन स्टेट बैंक कहता है मुझे भी 2 महीने पहले बताना है, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट से पहले। और इसी तरीके से यहाँ पे भी वो, तो ये लेजिस्लेशन तो खैर हम वहां पढ़ लेंगे कि यहाँ पे एक एडिशनल जिसको लेग कहें या एक एडिशनल रिक्वायरमेंट कहें, हाँ बाकी मुल्कों में भी होगी चूंकि ये इसलिए यहाँ लिखा है। तो जो स्टेट बैंक है उसकी मर्जी के बगैर, ठीक है, उसकी अप्रूवल के बगैर ना किसी बैंक का शरिया बोर्ड डिसमिस हो सकता है ना अपॉइंट हो सकता है। और अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिर जो है वो एसईसीपी ये काम कर रहा है, ठीक है। तो शेयर होल्डर में अथोराइज। अब अगली बात है रेमुनरेशन की। तो इस क्लास के अंदर 3 4 बातें। अब ये कहते हैं कि शेयर होल्डर्स में ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू फिक्स द रेमुनरेशन ऑफ द शेयर सुपरवाइजरी बोर्ड। यानी एक बात तो ये होती, अब इससे पता क्या चल रहा है कि असल जो अथॉरिटी है रेमुनरेशन को रेमुनरेशन को फिक्स करने की या उनकी जो रेमुनरेशन डिसाइड करने की, रेमुनरेशन मीन उनको मिलेगा क्या सर्विसेज देने को, तनख्वाह क्या ले आप, तनख्वाह तो नहीं होगी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो उनका होगा उसको आप ये कहें कि उसके बदले में जो उनको फी मिल रही है, तो वो जो डिसाइड करने की जो असल अथॉरिटी है वो तो शेयर होल्डर है। अब जब किसी के पास अथॉरिटी होती है तो वो किसी को डेलीगेट भी कर सकता है, किसी और को अथोराइज भी कर सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है मे अथोराइज, वो कर सकते हैं। नहीं करेंगे अथोराइज तो फिर शेयर होल्डर खुद ही बताएंगे कि इसकी रेमुनरेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। कि तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर सकते हैं, अदरवाइज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर। और अगर शेयर होल्डर ने ये अथॉरिटी दे दी है तो फिर ये दे सकते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू में ये मिले कि शेयर होल्डर में अथॉराइज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू फिक्स द रेमुनरेशन ऑफ द सुपरवाइजरी बोर्ड, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अगर ये कह दें कि शेयर होल्डर में नॉट अथोराइज, में नॉट, ठीक है, या ये लिखा हुआ हो कि ओनली शेयर होल्डर्स कैन फिक्स द रेमुनरेशन ऑफ शेयर सुपरवाइजरी बोर्ड ओनली, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइजेशन वाला से हटा दें। तो आप ये कहेंगे कि श्रिया गोनेस फ्रेमवर्क, श्रिया स्टैंडर्ड या गोनेस स्टैंडर्ड ने तो हमें ये पढ़ाया था कि ये जो है ना ऑथराइज कर सकते हैं। देखिए ऊपर अपॉइंटमेंट की नहीं है, यानी ये नहीं कहा कि अपॉइंटमेंट भी ऑथराइज कर दें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, शेयर होल्डर एजीएम में भेजने की जरूरत ही नहीं है, वो डेलीगेट कर दें वही कर लें। वो वहां पे इजाजत नहीं है ना, यहाँ नीचे वाले में इजाजत है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे अगर ये लिखे कि भाई ये सिर्फ यही कर सकते हैं, तो गवर्नेंस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो जहाँ का जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट की के लिए तो अथराइज नहीं कर सकते, वो रेमुनरेशन के लिए अथराइज कर सकते। तो ये चीज़ है, उम्मीद है क्लियर होगी। यही चीज़ रेमुनरेशन में इसमें लिखी हुई है। अब है कि शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड एंड द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड एग्री ऑन द टर्म ऑफ एंगेजमेंट। अब ये टर्म ऑफ एंगेजमेंट है तो इसके बारे में वो कह रहा है कि शुड एग्री। वही बात है भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि म्यूचुअल कॉन्सेंट के बगैर तो नहीं होता। तो ये जो शरिया सुपरवाइजरी, जो शरिया बोर्ड है वो, और जो शेयर होल्डर्स हैं
शेयर सुपरवाइजर और जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके दरमियान ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला हो रहा है, तो नंबर वन शुड एग्री बोथ पार्टीज। ठीक है, कंसेंट होनी चाहिए ऑन द टर्म ऑफ एंगेजमेंट। अब हम देखेंगे एंगेजमेंट क्या है। द एग्री टर्म वुड नीड टू बी रिकॉर्डेड इन एन अपॉइंटमेंट लेटर। तो वो कह रहा है कि जो भी एग्री टर्म्स होंगी वो जो शरिया जो बोर्ड मेंबर का अपॉइंटमेंट लेटर है उसके अंदर क्या हो, वुड बी रिकॉर्डेड, उसके अंदर लिखी जाए। ठीक है, तो उनको दोनों पार्टी साइन करने होंगे। तो एग्रीइंग ऑन द टर्म ऑफ द एंगेजमेंट पहली बात है जी। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, चल रही है। अच्छा, पहली बात यह है कि दिस मीन्स, यानी एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि एग्रीइंग ऑन द टर्म ऑफ एंगेजमेंट के दोनों पार्टीज क्या होंगी, वो एग्री करेंगी कि स्कोप ऑफ द वर्क क्या होगा। ठीक है, कि श्रेय सुपरवाइजरी बोर्ड जो है वो काम क्या करेगा। ठीक है, स्कोप ऑफ द वर्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। ठीक है, यही टर्म ऑफ ड्यूरेशन क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट क्या होगी, और पेमेंट क्या होगी। तो ये सारी की सारी क्या है कि टर्म ऑफ एंगेजमेंट है कि क्या क्या काम करने की इजाजत होगी। ठीक है, फिर वही बात कि ये इंडिपेंडेंट होंगे, जिधर चाहे जो चाहे जो मर्जी चाहे रिकॉर्ड ले सकते हैं, ये आगे हमें पता चलेगा सारा। तो इनका स्कोप ऑफ वर्क जो है वो क्या होगा। तो जो स्कोप ऑफ वर्क है ना, तो असल जो इनका बेसिकली जो अल्टीमेट गोल होगा वो तो क्या होगा कि उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर शरिया कंप्लायंस को क्या कराना, इंश्योर कराना। यानी ये इंश्योर करना या ये सर्टिफाई करना, ये दूसरे मानो चलो उसको इंश्योर करने नहीं कहता, चूंकि इंश्योर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमें पता लगा। ये सर्टिफाई करना कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शरिया कंप्लायंट है या नहीं है अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड की होगी। अच्छा, इसको इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए उनको जो रिकॉर्ड देखना पड़े, जिस स्टाफ से मिलना पड़े, जिस तरीके से चीजें रिव्यू करनी पड़े, उसके अंदर कोई हर्डल डेफिनेटली नहीं होगा। ना ही तो वो शरिया ऑडिटर के पास हर्डल होना चाहिए, होता है, और ना ही शरिया कंप्लायंस के पास हर्डल होता है। और तो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड तो सबसे ऊपर बैठा होगा। तो ये कुछ नहीं होगा। करीम खटक साहब, आपके एंड से कोई मसला आ रहा है, उसको रोके। अच्छा, फिर है कि रिकॉर्डेड इन द अपॉइंटमेंट लेटर, कि ये जो उनकी टर्म एंड कंडीशन है ये अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर रिकॉर्डेड हो। द एग्री टर्म आर देन फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड इन एन अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट लेटर जो है ये उसी तरह का, ये अपॉइंटमेंट लेटर है जो मुझे और आपको मिलता है भाई, उसी तरह का है, कोई इससे मुख्तलिफ नहीं है। या इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कह लें। अपॉइंटमेंट लेटर के लिए दूसरा लफ्ज ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, तो उसके अंदर ये सारी चीजें जो है ना, एग्री टर्म्स, ये वहां पे फॉर्मली रिकॉर्ड होंगी, लिखी जाएंगी, क्लॉज बाय क्लॉज, वन वन टू थ्री फोर। दिस लेटर एक्ट एन एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आगे लिख भी दिया इसने कि ये लेटर क्या होगा, ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये होगा, दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन एसएसबी एंड द एफआईपी आईएफआई। इट इंश्योर्स क्लैरिटी एंड प्रिवेंट्स एनी मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रोल एंड एक्सपेक्टेशन। तो भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्यों होता है, इसीलिए सारी चीजें लिख दी जाती हैं कि भाई बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन और इसी तरह से जो बाकी मामला हैं वो ना हो। अब है इंगेजमेंट। तो एक तो इंगेजमेंट वो होती है जो मेरी और आपकी बहुत अर्सा पहले हुई थी, तो फिर उसके बाद शादी हो गई थी, और फिर हम अब सोचते हैं ना होती तो बेहतर होता। आप में से तो कोई ऐसा नहीं सोच रहा ना, खैर मैं भी नहीं सोच रहा ऐसे। In this context, engagement refer to the formal agreement or contract between the SSB and the Islamic financial institution it outlined. यहाँ पे ये engagement को, वो engagement का लफ्ज नहीं दे रहे जो मैं और आप जिसको देते हैं, उसके बाद वाला जो मामला हुआ था ना, निकाह वाला, ये उसको engagement कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा निकाह के टाइम हुआ था जी, उससे पहले तो नहीं हुआ। मैंने तो निकाह नामा साइन किया था, आपने भी किया होगा, सब ने किया होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो उसमें दोनों पार्टीज के साइन होते हैं। आपकी मिसेस के भी थे, आपके भी थे, फिर फिर गुहान भी थे। तो वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। मुफ्तियान कराम, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना कि निकाहनामा एक कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अच्छा, एग्रीमेंट इंगेजमेंट रेफर टू द फॉर्मल अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एसएसबी। तो ये एंगेजमेंट क्या है, वो जबानी कलामी वाली मंगनी नहीं है जो होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, फिर है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसएसबी। तो इसका वो है, जैसे हमने पीछे देखा था कि वो क्या है, रिव्यूइंग प्रोडक्ट्स है,
प्रोवाइडिंग शरिया ओपिनियंस है। और ऑडिटिंग जो है यहाँ पे लिखा तो है, ठीक है, लेकिन ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो ये खैर किस तरीके से कवर होता है ये तो हम आगे देखेंगे। दी सर्व्स दी सर्विसेज द एसएसबी विल प्रोवाइड टू एफ आई IFI, ये कहाँ लिखा होगा, आपके इंगेजमेंट लेटर में लिखा होगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होगा। द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट, वो कितने अरसे तक इदारे के साथ इंगेज रहेंगे। कंपनसेशन उनकी क्या होगी, ये किधर लिखा होगा, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होगा। द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और हाउ ऑफन एसएसबी नीड टू रिव्यू एंड प्रोवाइड रिपोर्ट्स टू IFI। ठीक है, रिपोर्टिंग एक होती है जो है लाइन रिपोर्टिंग, ठीक है, ये वो वाली रिपोर्टिंग नहीं है। ये ओपिनियन की रिपोर्टिंग है, कि जो उनका ओपिनियन होगा किसके ऊपर, जैसे इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के शरिया कंप्लायंट होने के स्टेटस के रिकॉर्डेड रिपोर्टिंग की उसकी बात हो रही है, कि वो जब इस स्टेटस को रिपोर्ट कर रहे होंगे भाई शरिया कंप्लायंट है या नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और कब कब वो कर रहे होंगे, किसको कर रहे हैं, ये भी आगे पता चल जाएगा। तो इंगेजमेंट क्या है, कि फॉर्मल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन बोर्ड एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कवरिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। तो दूसरी साइड भी कुछ कर रही होगी, वो आगे हमें पता चल जाएगा कि दूसरी साइड जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और ये जो है सारी दुनिया, इनके भी कुछ जिम्मेदारी होंगी अपनी जगह। और इसी तरह शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड की भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड की जो जिम्मेदारी होगी वो ये होगी कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना, फतावाज जारी करना, शरिया के जो उनसे रिलेटेड क्वेरीज हों उसके बारे में क्लैरिटी देना, और इस तरीके से सारा देना, प्रोडक्ट पॉलिसीज अप्रूव करना, ठीक है, प्रोसेस अप्रूव करना, शरिया के लिहाज से उनकी जो क्लासेस हो उसको अप्रूव करना। लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है आगे, जब फिजिकली या फिजिकली हम कहें या क्या, हाँ जब उसकी जो है ना फील्ड के अंदर जाके उसकी इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो इसीलिए तो ये इंडिपेंडेंट है, कि इसकी इंडिपेंडेंटी एक ये भी है कि भाई किसी भी तरह का जो कांटेक्ट है या जो डीलिंग है या जो मामलात हैं, वो शरिया बोर्ड खुद नहीं कर रहा होगा। जब शरिया बोर्ड खुद ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी इस बाद में साइन कर रहा हो, कस्टमर के साथ बैठ के मामलात भी कर रहा हो, तो बाद में खुद ही ओपिनियन कैसे देगा। तो आपको खुद पता है कि जो काम मैं और आप खुद करते हैं, हम उस पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकते ये सही है या गलत है। हमने कर दिया भाई, और सही समझ के ही किया। अब ये कोई इंडिपेंडेंट बंदा ये आके बता सकता है कि जो गाइडलाइंस दी गई थी अब्दुल हमीद को, ये काम उसने उन गाइडलाइंस पे किया है कि नहीं, मैं तो कहूंगा किया है। तो ये आ जाता है, इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई जो काम मैंने ही किया मैं उसको रिव्यू करूंगा, तो मुझे कोई गलती भी मिले तो मैं उसको छुपाने की कोशिश करूंगा ना, बताऊंगा तो किसी को नहीं। लेकिन कोई और आएगा तो वही मेरी गलती पकड़ सकता है। तो फाइनेंस इस तरह से किसी भी तरह लिहाज से आगे हमें ये बताएंगे भी कि ये इनका कोई बिजनेस रिलेशन, या इसी तरह ये खुद ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन में अगर ये खुद हो गए, तो ये तो फिर भाई रिव्यू देते हुए डरेंगे कि भाई लोग कहेंगे कि भाई तुम खुद ही कर रहे हो, खुद ही कह रहे हो गलत है, ते नहीं करना सी नहीं करना चाहिए था। तो ये तो बेसिक सी बात थी, इस पे पता नहीं मैंने क्यों टाइम लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए था। बाद में कुछ दोस्त मुझे कहते हैं यार आप बेसिक बातों में लग जाते हैं और मेन मेन चीजें छोड़ जाते हैं, और फिर हमें एग्जाम में बिठा देते हैं करें, और आपने हमें बेसिक स्टोरियां सुनाई होती हैं वहां पे, हम इतना बड़ा एग्जाम कैसे दें। तो मुझे रोक दिया करें जब मैं इधर उधर हो जाऊं। अच्छा, द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड shall ensure that Islamic financial institution documents, ठीक है, क्या कह रहा है, ये उन डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा जो उसने देने, वो ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट करे, कौन, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किस चीज को डॉक्यूमेंट भी करे, कंफर्म भी करे, डॉक्यूमेंट भी करे, कंफर्म भी करे, किस चीज को, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड की जो एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट है, कि आपने किसी को अपॉइंट कर दिया, उसकी जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती, वही है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब इसने एडिशनल भी लगा दिया, वो कह रहे हैं कि हो तो गई है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको डॉक्यूमेंट भी करे और कंफर्म भी करे। कंफर्म का मतलब ये है कि शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड ने या उसके मेंबर ने जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर को साइन कर दिया,
तो शायद उसकी जो एक्सेप्टेंस है जब बैंक के पास गई तो बैंक ने उसने फिर कोई नोट जो है ना कम्युनिकेशन की कि बिल्कुल जी आपकी एक्सेप्टेंस हमारे पास आ गई है और अब आप जो है वो ऑन बोर्ड हो गए हैं। तो ये एक एडिशनल चीज है, इसके लिए उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट भी करे और कंफर्म करे कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो क्या हो गई है, हमारे पास पहुंच गई है, और उसको रिकॉर्ड करना है। द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड शेल जनरली, वो कह रहा है कि जनरली इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। वो कहता है रेफरेंस टू द कंप्लायंस ऑफ द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद शरिया रूल्स एंड प्रिंसिपल। एक बहुत बड़ी बात करके उसके अंदर इतना बड़ा माल इसने छुपा दिया है कि उसको हम ढूंढते रहे और ढूंढते रहे ढूंढते रहे, मिल तो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा है। वो कह रहा है कि भाई उनके उनकी जो टर्म है ना, द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल जनरली इंक्लूड रेफरेंस टू द कंप्लायंस ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद शरिया रूल। कि भाई शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो इन जनरली वो ये कह रहा होगा कि आपने हमें हेल्प करनी है टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन शरिया कंप्लाइंट। तो आपने ओपिनियन देने हैं, आपने जो है वो फतावाज इशू करने हैं, आपने रूलिंग्स देनी है, ठीक है। और फिर रिव्यू करके हमें बताना भी है कि जो है रूलिंग्स के ऊपर जो हमने अप्लाई किया तो उसके बाद या किसी भी तरह का कोई मामला जो है वो बैंक का जो है वो आपकी रूलिंग से आउट तो नहीं है। तो ये इनका जो एक तरह से डुअल रोल है, इन्होंने रूलिंग्स भी देनी है और फिर उसके बाद रिव्यू भी करना है कि भाई उन रूलिंग के अमल करने के बाद क्या अब ये जो है ना इदारा शरीय कंप्लाइंट है कि नहीं। कहीं पे मैनेजमेंट ने काम ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया कि रूलिंग की कोई और थी और उन्होंने कर को छोड़ दिया, और रूलिंग तो बाइंडिंग थी उन्होंने उसको नॉन बाइंडिंग बना दिया। उन्होंने कहा चले भाई, भाई साहब आप कौन है, हमने तो आपकी बात नहीं माननी, हमने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की माननी है। तो ये नहीं होगा। तो असल जो है वो मकसद शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड का क्या है कि जो है फिर मैं वही कहूंगा कि उन्होंने क्या करना है कि ये सर्टिफाई करना है रिगार्डिंग शरिया कंप्लायंस स्टेटस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि इंडिपेंडेंट व्यू देना है कि इसके मामलात इस स्पेसिफिक टेन्योर के अंदर जो भी फाइनेंशियल आपका फाइनेंशियल पीरियड होगा जिसकी रिपोर्ट होगी, कि इस पीरियड के अंदर इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो एक्टिविटीज थी, ऑपरेशंस थे, वो शरिया कंप्लाइंट थे या नहीं थे। यानी सिर्फ ये नहीं देना कि शरिया कंप्लाइंट हैं। भाई अगर नहीं है तो क्या होगा, फिर वो रिपोर्ट ही नहीं देगा। नहीं है तो वो लिखेगा कि शरिया कंप्लाइंट नहीं थे। तो सिर्फ ये ना समझना कि इन्होंने ठप्पा ही लगाना है कि ये शरिया कंप्लाइंट है, तो उस सूरत में वो ठप्पा ही बन जाएगा और फिर बहुत बड़े मसाइल होंगे। तो इन्होंने इंडिपेंडेंट व्यू देना है कि इस फाइनेंशियल जो है ना पीरियड के अंदर इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मामलात शरिया कंप्लाइंट थे या नहीं थे। वो कैसे पता चलेगा उसको, उसके लिए वो डिफरेंट काम कर रहा होगा, रिव्यू कर रहा होगा, चीजें सैंपल रिव्यू कर रहा होगा, ठीक है। बहुत सी रिपोर्ट्स ले रहा होगा किसी से, श्री ऑडिट से ले रहा होगा, श्री कंप्लायंस से ले रहा होगा, ठीक है, और कुछ काम कर रहा होगा, ठीक है। तो उससे वो पता चलेगा। अच्छा, द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड शेल अपॉइंट फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। अब अगली बात कर रहा है, द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड शेल अपॉइंट्स फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, या तो वो मेंबर के अंदर से ही ढूंढे या एनी अदर पर्सन अ सुपरवाइजर। यहां लफ्ज उसने लिखा है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर वो होता है जिसको सब ऑर्डिनेट जो है ना वो हेल्प करता है, लेकिन यहां इन्होंने लिखा है कि सुपरवाइजर हेल्प करेंगे शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड को। तो फिर ये सुपरवाइजर शरिया बोर्ड से ऊपर तो नहीं है, उन्होंने अपने नीचे कोई बंदे रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ समझनी है। वैसे आम लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो हमें ये समझ नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको जो पॉइंट क्लियर कर दिया कि एनी अदर पर्सन अ सुपरवाइजर टू हेल्प इट इन परफॉर्मिंग इट ड्यूटीज, कि वो सुपरवाइजर होंगे जो शरिया बोर्ड के ऊपर नहीं है। यानी इसको पहली दफा जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये कौन है, जो उनका जो होता है ना एक होता है शरिया बोर्ड, फिर कौन होता है जो जो हेड कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं जी। जी मुफ्ती साहब कोई बताया ना क्या कहते हैं उसको, जो शरिया बोर्ड को हेड कर रहा आर होता एस है। बी एम नहीं नहीं, आरएसबीएम तो भाई वो और है ना, आरएसबीएम शरिया तो बोर्ड चेयरमैन है। शरिया चेयरमैन होते बोर्ड हैं। हेड ऑफ हाँ शरीफ चेयरमैन, चेयरमैन शरीफ साहब। सुपरवाइजर। जी जी, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन। मुझे पहली दफा जब मैंने क्लास ये पढ़ी ना, जो बहुत पहले जब मैंने पढ़ी, जब मैंने एग्जाम दिया, तो मुझे ये लगा कि इसके अंदर वो कह रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अ सुपरवाइजर टू हेल्प इट, किसको हेल्प करे,
श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड को। तो जो उनका हेड होगा वो उनको हेल्प नहीं करेगा, वो कुछ और करेगा। तो इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज, तो ये वो लोग होंगे जो उन्होंने अपॉइंट करने हैं, जो है सुपरवाइजर, जो श्रेया बोर्ड को हेल्प करे। तो ये मेंबर के अंदर भी हो सकता है वो कह रहे हैं, और कोई और बंदा भी हो सकता है, और उस किसी और बंदे की उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन कोई एक्सपर्टीज हमें नहीं बताई, तो वो श्रेया बोर्ड खुद ही देख रहा होगा कि हमें किस तरह के मामलात चलाने हैं और कि हमने किस तरह का बंदा रखना है। अच्छा, फिर है कंपोजिशन, सिलेक्शन एंड डिसमिसल ऑफ श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड। अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इसके मेंबर कितने होने चाहिए। सबसे पहले वो कह रहे हैं तीन, तो लफ्ज तीन तो याद रख लें भाई, कि श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड में एट लीस्ट एट लीस्ट कम अज कम, इसका मतलब ये नहीं है जहां चार नजर आए और अब वो पांच हो गए हैं तो आप कहें कि ये तो गलत हो गया है। बोनस स्टैंडर्ड ने तो हमें तीन बताए थे, निजाम बैंक में पहले तीन थे, पहले चार थे। अब लास्ट ईयर उन्होंने मुफ्ती जुबैर साहब को भी ऑन बोर्ड किया है। तो मुफ्ती जुबैर साहब भी है ना, बिलाल साहब जुबैर ही नाम है ना, उनको भी ऑन बोर्ड किया, तो अब पांच हो गए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई, कोई उससे ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा है। मैंने आपको टारगेट दिया कि आपने एग्जाम में 70% स्कोर करना है, मैंने तो ये टारगेट नहीं दिया, मैंने तो कहा कि आपने 90+ करना है। लेकिन आप 100 करके आ जाए तो मैं आपको डांटूंगा या और शाबाश दूंगा। तो ये चीज है कि कम से कम तो तीन रखने हैं। ज्यादा की कोई कैद नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको मिलता है कि तीन से ज्यादा होते हैं। तो एटलीस्ट कितने होने चाहिए, तीन। कम से कम कितने होने चाहिए, तीन। ये कौन कह रहा है, ये जो है गवर्नेंस स्टैंडर्ड कह रहा है, और यही आपका तकरीबन श्रेया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर स्टेट बैंक भी कह रहा है। अच्छा, द श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड में सीक द सर्विसेज ऑफ कंसल्टेंट्स, जो ऊपर बात हुई थी ना, कि वो जो है कंसल्टेंट जो अदर देन फिजिकल मामलात, तो ये वो है, मे सीक द सर्विसेज ऑफ कंसल्टेंट हु हैव एक्सपर्टीज इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, लॉ, अकाउंटिंग एंड आर अदर्स। तो भाई जो बिजनेस के अंदर रखेगा वो हो सकता है फाइनेंस का बंदा हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिस्ट, लॉ लॉयर, अकाउंटिंग वही बात है कि जैसे सीए वगैरह है, ये नहीं कि बी कॉम वाला, वो नहीं, एंड अदर्स। तो इस तरह की जो है ना, इनको क्या कर सकता है, एज ए कंसल्टेंट रख सकता है। लेकिन ये नहीं कहना कि भाई वो दो मेंबर हो जाए और एक कंसल्टेंट हो जाए तो तीन हो गए। तीन तो शरिया बोर्ड के मेंबर होंगे, और ये जो भाई साहब रखे हैं इनका जो रोल है वो दैट इज ओनली कंसल्टेंट। शरिया बोर्ड मेंबर नहीं है, ये उनकी हेल्प के लिए है। जैसे दुनिया को बनाया गया इंसान के लिए, तो दुनिया जो है ना वो एक लिहाज से मेरी कंसल्टेंट है, लेकिन आज मैंने समझ लिया है कि मुझे बनाया गया है दुनिया के लिए। तो यहाँ भी उल्ट जो है ना, उलट नहीं कर देना प्लीज। द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड shall not include डायरेक्टर्स, ये वो बात आ गई थी, ये बहुत बड़ी बात है, कि भाई कोई भी ऐसा बंदा जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हो, वो शरिया बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। क्यों, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा भाई। और सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर, भाई वो सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है। अब सिग्निफिकेंट को आप किसी भी तरह से डिफाइन कर लें, ठीक है। तो लेकिन यह है कि अगर वो शेयर होल्डर हो तो वो क्या बन सकता है, शेयर सुपरवाइजरी बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये जहाँ पे ये जो आता है, तो श्रेया सुपरवाइजरी सॉरी, जो सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर होता है ना वो ओनर होता है। हर शेयर होल्डर ओनर होता है, लेकिन असल ओनर तो शेयर होल्डर होते हैं ना। तो जो सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट जो है वो उसके पास इतने शेयर हों कि उसका जो डिसीजन है, जो उसका जो किसी तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर सके, उसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। ये नहीं, सीधी सी बात है, मेरे पास भी मिजान बैंक के शेयर है, और मेरे पास जो मिजान बैंक के शेयर हैं उनकी अभी तादाद है 2200 शेयर, ठीक है। तो 2200 शेयर जो मेरे पास हैं, क्या उन 2200 शेयर की बेस पे मैं एनुअल जनरल मीटिंग में भी जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? तो बात तो यह है कि नहीं जा सकता। तो ये है सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर। वो बेसिकली आप स्पेसिफिक रूल पढ़ेंगे कि एजीएम की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए किसी के पास मिनिमम कितने शेयर होने चाहिए।
तो ये तो आपको मिल जाएगा कहाँ से, स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगा, उसकी रूलिंग से मिल जाएगा, सॉरी एससीसीपी से मिल जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगा, और इसी तरह शायद स्टेट बैंक से भी मिल जाए, लेकिन आप चेक करें तो ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन हुई हैं। तो ये जो एक्सपर्ट्स होंगे ना, ये अदर देन दैट 3 मेंबर्स होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर है डिसमिसल, ऊपर था अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के अंदर सॉरी कंपोजिशन है, ये ऊपर जो चीज थी इसको कंपोजिशन कहते हैं, कि एटलीस्ट 3 मेंबर्स होंगे। ठीक है। तो 3 मेंबर्स होंगे, और उसके साथ उन्होंने बाकी चीजें भी, 2 चीजें रख दी, कि कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, वो अदर देन होंगे। और फिर उन्होंने ये कहा कि इन तीनों में से कोई भी डायरेक्टर ना हो या सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर ना हो। कंसल्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है बहुत सख्त व्यू में जाए तो हो, लेकिन जो नॉर्मली जो डायरेक्टर्स और जो शेयर होल्डर हैं वो शरिया बोर्ड मेंबर नहीं बन सकते, कंसल्टेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर फिर बहुत ज्यादा देखें आप, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो फिर शायद उनको वो कंसल्टेंट भी नहीं रखेंगे, वो भी कोई और रखेंगे, इनको इनमें से नहीं रखेंगे। अच्छा, ये तो कंपोजिशन हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाज कंपोजिशन। तो कंपोजिशन किसको कहते हैं, कि इसको ये समझें कि कंपोजिशन कहते हैं मिक्स को, या इसका उर्दू में जो था, अच्छा हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये सीरियस रिपोर्ट किन किन लोगों से मिलके बनेगा, इसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो क्या होंगे। तो ये जो 3 मेंबर, ये इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, और फिर वो क्या क्या चीजें इंग्रेडिएंट्स नहीं हो सकती वो भी उसने बता दिया। तो ये इस तरह की चीजें। अच्छा, डिसमिसल, अब ये है कि इनको घर भेजना है भाई, वो कैसे भेजें। The dismissal of member of Shriya Supervisory Board shall require a recommendation board of directors। यही काम हुआ था अपॉइंटमेंट पे ही, कि रिकमेंडेशन गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, किसने अप्रूव की थी, शेयर होल्डर ने। वही काम दोबारा हो रहा है। डिसमिसल और अपॉइंटमेंट का एक ही फॉर्मूला है भाई, एंड अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर एंड एनुअल जनरल मीटिंग, ये अपॉइंटमेंट में भी ये होता। तो इसको याद कर लें, तो समझ लें कि डिसमिसल और अपॉइंटमेंट, जो भाई साहब किसी को हायर करने की अथॉरिटी रखते हैं, वही भाई साहब किसी को फायर की भी अथॉरिटी रखते हैं। ये नहीं है कि हायर तो उसने किया, वो किया था एचआर ने, ठीक है, या किसी रीजनल मैनेजर ने, और उसको डिसमिस कर दिया अब्दुल हमीद ने। भाई ये नहीं हो सकता। अब्दुल हमीद, तेरे पास ना हायर की अथॉरिटी है ना फायर की, तो अपने दायरा कार में रहना। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड। अब कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट और डिसमिसल की क्लास हो गई खत्म, और हमें ये भी पता चल गया कि शरिया बोर्ड होता क्या है, और हमें ये भी पता चल गया उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। हमें ये भी पता चल गया कि उसका जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है या एंगेजमेंट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये है कि जिस मकसद के लिए उनको रखा गया है, वो जब वो कर रहे होंगे, तो वो जो एंड प्रोडक्ट हमें देंगे, वो प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो वो जो एट द एंड शेयर होल्डर्स को रिसीव कराएंगे, वो होगी उनकी रिपोर्ट। रिपोर्ट, कि वो जो रिपोर्ट देंगे, वो इस मकसद के लिए उनको रखा गया था। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, रिपोर्ट देने के लिए उनको बैकएंड पे काम तो करने पड़ेंगे ना, लेकिन किसी भी जो फाइनेंशियल पीरियड होगा उसके एंड पे वो क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे। तो वो रिपोर्ट क्या होगी, तो इसको कहते हैं अच्छा, इसको पहले तो कहते हैं श्रिया सुपरवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट। पहले तो हमने ये समझा कि ये क्या है, श्रिया सुपरवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट है। दूसरे नंबर पे क्या है कि इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे, इस रिपोर्ट के अंदर क्या चीजें होना जरूरी हैं, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। और फिर एक चीज यहाँ पे ये नीचे लिखता है, यही गवर्नेंस स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए उसने ये इस चीज की स्टैंडर्डाइजेशन दी है, कि रिपोर्ट इस फॉर्मेट पे हो, इस सेक्शन में ये लिखा हो, इस सेक्शन में ये लिखा हो, इस सेक्शन में ये हो, या कम से कम इतने सेक्शन हो। ठीक है, इस टाइटल के अंदर हो, ताकि जब एक बंदा, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की या किसी भी और इदारे की शरिया सरप्राइजी बोर्ड की रिपोर्ट को पढ़ना चाहे, तो उसको पता हो कि किस सेक्शन में क्या लिखा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी शक्ल कैसी होती है। तो ये सारी चीजें, तो सबसे पहले देखें इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं है।
इसके अंदर जी तक मामला आते हैं। तो जी तक मामला कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कह रहा है कि 7 जो है ना वो हेडिंग्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले टाइटल, कोई मुश्किल बात नहीं है, कि श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट। तो इसका टाइटल होना चाहिए। खैर हमें आगे एग्जांपल में मिलेगा कि टाइटल क्या होता है। सबसे पहले टाइटल, यानी एक बंदा है अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद उसका टाइटल है ना, एक नाम है उसका। तो सबसे पहले इस नाम का होना जरूरी, ताकि किसी को पता चले कि ये कौन साहब है। फिर एड्रेसी, रिपोर्ट एड्रेस किसको करनी है, इसके जो टारगेट्स लोग हैं वो तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रिपोर्ट किसके लिए बनाई गई, इसको पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन एक्चुअली ये रिपोर्ट मैंने भेजनी किसको है, टू किसको करनी है। जब मैं एक इन्वेलप के अंदर खत डाल दिया है, तो उस खत के इन्वेलप के ऊपर मैंने एड्रेस किसका लिखना है, या अगर मैंने ईमेल करनी है तो मैंने ईमेल में टू में किसको रखना है, सीसी में किसी को रख ले, बीसीसी में किसी को भी रख ले, तो ये टू में किसको रखना है मैंने। ठीक है। और टाइटल, जब वो ईमेल का सब्जेक्ट लाइन होती है तो मैंने सब्जेक्ट लाइन क्या लिखनी है। ठीक है। तो मैं आपको इसलिए इन चीजों में टाइम लगा रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से भी आपने 20 क्वेश्चन मिस कर दिए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ओपनिंग और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके बाद वो कह रहा है कि सबसे पहले आपका एक ओपनिंग और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दें कि भाई ये रिपोर्ट क्या है। ठीक है। अच्छा, फिर स्कोप पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द वर्क परफॉर्म। आपने हर शेयर स्टैंडर्ड पढ़ा है, कोई ऐसा शेयर स्टैंडर्ड था जिसमें स्कोप ना हो। सबसे पहले उसने ये ना बताया हो कि भाई मेरा स्कोप यहाँ है क्या, मैं क्या चीजें डिस्कस करूंगा, मैं किसके बारे में रूलिंग दूंगा। उस शेयर स्टैंडर्ड ने बताया था कि नहीं बताया था। फिर उसने कहा कि ये चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये किसी और शेयर स्टैंडर्ड की हैं। तो यहाँ भी यही अपना स्कोप बताएंगे कि कौन से मामला जो हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर, कौन से को नहीं करेंगे, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लिखे या ना लिखे, लेकिन ये मेन लिखेंगे कि हमारा स्कोप क्या है। ठीक है। तो इनका जो स्कोप है वो इदारे के शरिया कंप्लाइंट होने के बारे में व्यू पॉइंट देना, ओपिनियन देना। फिर वही कहूंगा कि इनका काम सर्टिफिकेट देना नहीं है कि ये शरिया कंप्लाइंट है। इनका कहना है ये कि बताएं कि भाई ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है, है या नहीं है, दोनों में से कुछ भी बता सकते हो। अच्छा, फिर है ये स्कोप के अंदर होगा कि भाई हम आपको इसके बारे में बताएंगे, क्या बताएंगे, कि इसके शरिया कंप्लायंस के बारे में बताएंगे। कैसे बताएंगे, ये स्कोप में हमें बता रहे होंगे। ओपिनियन में आके एक्चुअल वो बता देंगे कि भाई हमारा ओपिनियन क्या है इस इदारे के बारे में। ओपिनियन पैराग्राफ कंटेनिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। तो आपको बात ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्चुअल जो जो अपनी एक लिहाज से जो ओपिनियन देता है, जो एक्सप्रेस करता है अपने बारे में, जो सर्टिफिकेट देता है कि शेयर कंप्लाइंट है या नहीं है, वो कौन से पैराग्राफ में होता है, तो वो ओपिनियन पैराग्राफ में होगा भाई। ठीक है, सीधी सी बात है। तो किस चीज के बारे में कहते हैं, कंटेनिंग एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन ऑन द कंप्लायंस ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद शरिया रूल एंड प्रिंसिपल। कि भाई शरिया रूल एंड प्रिंसिपल के साथ ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंप्लाइंट है या नहीं है, कंप्लायंस। तो ये इस चीज को बता रहा हूँ। फिर वही बात, ये जरूरी नहीं है कि वो बताए कि हाँ बिल्कुल तमाम मामला शरिया कंप्लायंट है। कुछ चीजों में वो बताता है कि इसमें इशू थे, हल कर दिए, नहीं किए, हल कर रहे हैं, होंगे नहीं होंगे, पूरा एक वो जो है ना वो देगा। तो आप लोगों को से मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि मैं आपको इस साल की, जो कि 31 दिसंबर 2023 के मीज़ान बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर जो शरिया बोर्ड की रिपोर्ट है, वो चूंकि स्टेट बैंक के मुताबिक इंग्लिश में भी होना और उर्दू में भी होना जरूरी है, तो मैं वो आपको भेजूंगा, वो आपने पढ़नी जरूर है। तो उससे भी आपके मसाइल हल हो जाएंगे। वो गालबन 2 या 3 पेजेस की है, जिस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लगे उसमें पढ़ लीजिएगा। तो वैसे आप लोगों के पास होगी, अगर नहीं भी है तो मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में होगी। तो दोनों फॉर्मेट में मैं भेजूंगा, यानी एक ही फाइल के अंदर दोनों होंगे, उसको पढ़िएगा। तो उससे भी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, फिर कहते हैं कि इसका डेट ऑफ रिपोर्ट भी हो, डेट ऑफ रिपोर्ट एंड श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड सिग्नेचर, श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड के सिग्नेचर भी हों। अब चूंकि हम इसको अभी पढ़ रहे हैं,
और मैं चीज़ों को छोटा छोटा हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अनकंडीशनल फंसा भी होते गुड 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 गुड। म्यूट करें अपने आप को सारे, शाबाश। म्यूट ऑल। यस। अच्छा जी। अ, जवाब आपके ठीक थे, लेकिन पार्शियल ठीक थे। आपका सवाल, अगर एक सवाल हुआ और उसके अंदर ये पूछा गया तो आपने एक डेट सेलेक्ट कर दी, तो आपको आधा नंबर मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो इस डेट का मतलब ये है कि दो डेट्स इसमें होती हैं। कितनी डेट्स होती हैं? दो। एक होती है कि जो आप लोगों ने भी जवाब दिया कि भाई किस फाइनेंशियल पीरियड या किस जो है ना वो टेन्योर के बारे में, जो कि जाहिर सी बात है पीछे गुजर गया, ये रिपोर्ट जिसको कह रही है कि जिसको जो इसका स्कोप है, यानी से कि अगर 31 दिसंबर 2024 वाले की मैं 23 की मैं अगर बात करूं, तो वो फिर बताता है कि 2023 का जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो इस बैंक के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थे उनके मामला, उससे पिछले साल की रिपोर्ट में आ गए। तो पहली तो बात यह है कि किस फाइनेंशियल पीरियड को ये कवर कर रही है। और दूसरी डेट भी इसमें होती है कि किस डेट को ये रिपोर्ट इशू हो रही है या किस डेट को ये साइन हो रही है, तो वो दो डेट्स होंगी, ठीक है। तो ये दोनों डेट्स को इसलिए मैंने पूछा था, तो इसलिए हमें इन चीजों को डिटेल में जानने की जरूरत है, अब देखने की मुझे फिर यही आइडिया हुआ। क्योंकि अगर आपने कोई अंडरस्टैंडिंग ले ली, और करीम खटक साहब ने तो मुझे ये कहा कि ये स्टैंडर्ड पढ़ के आए, और जो है ना इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उनको समझ आ गई है। और इन्होंने नहीं मुझे नहीं, कहा। मैंने आपको ये कहा था, क्लियर कर दूं कि मैंने ऑडिट के पढ़े थे और इसको मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया, तो फिर दोनों में मुझे थोड़ा सा इश्यू आ रहा था कि जो ऑडिटर के इशू काम है वो सुपरवाइजर या अभी रुक जाए सुपरवाइजर ना, की रुक भी जाए रुक वही जाए रुक मैक्स जाए, हो रहे क्लियर थे। क्लियर 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 और क्लियर। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको जवाब दिया कि जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उससे पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, जो सर यही बात फाइनेंशियल कोई और है पीरियड ना। है उसको वो जो तो कवर पहले करेंगे। तो बात ये डेट होती क्या है, फिर ये है कि वो डेट कहाँ होगी ना, ये तो क्लास में लिखा हुआ है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है ना, आपने सही पढ़ा है। अच्छा आप रुकें, ठीक है, रुक जाएं और हमें चलने दें इंशाल्लाह। तो म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। तो आपके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने क्या कहा आप लोगों का पार्शली जवाब ठीक है, फिर आप बुरा मान जाते हैं। और अगर मैं ये ना कहता पार्शली ठीक है तो पूरा ठीक है, और योफी कहता नहीं आधा ठीक है भाई, आपको 50 नंबर मिलेंगे, फिर आप मुझे मेरा गला पकड़ लेते हैं, तूने तो कहा था ठीक है। तो इस लिहाज से भी देखे ना यार, मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ, करीम खटक साहब नाराज हो जाते हैं, ऐसे नहीं करें। मुझे डिटेल में जाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। मैं सुबह फजर में उठा, नहीं सोया दोबारा। तभी मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास होगी 3 घंटे की, फिर शाम को आके मैंने फिर आपकी क्लास क्लास लेनी है 8 से 11 बजे, और वो स्टैंडर्ड भी पढ़ने हैं। तो मुझे क्या जरूरत है कि डिटेल में जाने की, मैं ये इसको खत्म करूँ अगले में चला जाऊँ। मैं डिटेल में आपके फायदे के लिए जा रहा हूँ, और आपसे क्वेश्चन करूँ फिर उस पर ये कहूँ कि आधा जवाब गलत था, करीम खटक साहब नाराज हो जाएगा, ऐसे नहीं करें प्लीज। अच्छा, फिर है कि सरप्राइजी बोर्ड के सिग्नेचर भी हों, तो सीधी सी बात है कोई भी रिपोर्ट होगी तो वो एक सादे पेज पे मेरे पास आए जिसके ऊपर किसी का कोई साइन स्टैम्प नहीं है, तो मुझे क्या पता चलेगा किसने दी है? बेशक नीचे नाम लिखा हो, भाई उसका साइन ही नहीं है। उसका नाम जो है ना वो अब्दुल हमीद ने नीचे ऐड कर दिया कि मुफ्ती हजरत मोहम्मद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या ने का ये पॉइंट है, उनके साइन ही नहीं है। तो ये तो खैर बेसिक बात है कि फिर श्रेयस सुपरवाइजरी बोर्ड का सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो ये कितनी चीजें हमने गिनी थी, मुझे एबीसी में भूल जाता है कि जी कितने नंबर पे आता है, शायद 7 थी। तो ये 7 आपको इसी तरतीब से याद इनको करना है, ठीक है। तो इस तरतीब से याद कर लेंगे तो फिर अगर आपको एमसीक्यू में आएगा कि भाई श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो अगर आपको 5 चीजें लिख दे और इनमें से 3 डाल दे, दो कोई और डाल दे, तो फिर आपने उन दो को ढूंढ लेना है कि ये दो नहीं है भाई। तो फिर आप ऑप्शन करें जी ए बी एंड सी तो सही है, तो बाकी सही नहीं है। ऑल ऑफ द अबव भी सही नहीं है, नन ऑफ द अबव भी सही नहीं है, फिर कोई एक और ऑप्शन हो जी सी डी ई ठीक है, तो आप कहें नहीं जी ए बी सी सही है 3। तो या इसके अपोजिट भी इस तरह का कोई, तो ये इससे एमसीक्यू आता है भाई। और बनता कैसे है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो साथ साथ आपको एमसीक्यू बनाने के तरीके भी हम बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टाइटल। तो अब ये इनको ना एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, और ये एक्सप्लेन करने के बाद ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एक लिहाज से खत्म हो गया, पढ़ लिया हमने। तो इसने यहाँ पे 7 चीजें बताई हैं, 7 को वन बाय वन एक्सप्लेन करने के बाद, और फिर ये मिसबा साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है कि इन्होंने ये चीजें ऐड कर दी हैं कि किसी बैंक की उन्होंने स्पोर्ट रिपोर्ट उठाई और उसमें टाइटल क्या है जी वो उन्होंने लिख दिया, हाईलाइट कर दिया कि ये उसका टाइटल है। ये गवर्नेंस स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसमें नहीं है, ये एडिशनली ऐड हुई है चीजें यहाँ पे। तो आपकी जो होता है ना एग्जाम्पल दे दिया हमें, तो ये एग्जाम्पलें दी जा रही हैं। अच्छा, द शेयर सरप्राइजिंग बोर्ड रिपोर्ट शुड हैव एन एप्रोप्रिएट टाइटल।
तो श्रिया गवर्नेंस ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो कहता है एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि जिसको पढ़ के ये पता चल जाए कि रिपोर्ट क्या है। तो अगर उसमें ये लिखा हो कि श्रिया सुपरवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट, तो इससे पता ये चल जाएगा ना कि श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड जो रिपोर्ट दे रहा है वो ये नहीं बताएगा हमें कि इस साल इस बैंक ने प्रॉफिट कितना कमाया। वो नहीं बताएगा कि ये बैंक किस दफा इसने पिछले साल से प्रॉफिट इसका इंक्रीज कितना हुआ। वो कुछ और भी हमें नहीं बताएगा, बल्कि वो इसके बारे में हमें शरिया से रिलेटेड कोई चीजें बता रहा होगा कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर शरिया कंप्लाइंट का क्या स्टेटस है। 60% है, 70% है, 100% है, सारे मामला शरिया कंप्लाइंट है, या किसी किसी जगह पे कोई मसला भी है। जैसे मिजानियन मिजानियन यहाँ बैठे हैं, और अगर वो ये सोच रहे हो कि जो पिछले साल की शरिया ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें सब की सब चीजें ओके थी, शरिया बोर्ड ने किसी चीज में भी मसला नहीं निकाला, तो कोई ऐसा बंदा जो मुझे बता सके कि नहीं जी उसने शरिया बोर्ड ने ये मसला निकाला था, तो कोई ऐसा है जो मुझे बताए कि कोई मसला था या 100% ओके था, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जुल्फिकार साहब बताएं, करीम खटक साहब बताएं, वसीम खटक साहब बताएं, उमर खालिद साहब बताएं, तो बोले, बताएं। उमर खालिद साहब, आपकी ब्रांच में टेबल में इतनी बड़ी रिपोर्ट पड़ी हुई है, 2024, उसके अंदर 23 लिखा हुआ है ऊपर फाइनेंशियल। जुल्फिकार साहब आपकी ब्रांच में भी है, सबकी ब्रांच में पढ़ता कोई भी नहीं है। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है पिछले साल की शेयर ऑडिट रिपोर्ट, स्टेट बैंक की जो शेयर रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है। बड़ी प्यारी बुक है, और जिस तरीके से उसकी प्रिंटिंग है लगता है बड़ी महंगी प्रिंटिंग है भाई। बहुत मोटा पेज है, बड़ा जबरदस्त पेज है, बड़ा मुलायम पेज है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कौन बताएगा। चलो तुक्का ही मार दो कि मिजान बैंक 100% शरिया कंप्लायंट था, भाई बताओ। 100% किस कॉन्टेक्ट में कह रहे हैं? हंड्रेड हंड्रेड परसेंट तो नहीं। परसेंट तो नहीं, उसने शरिया कंप्लायंट में कोई मसला निकाला है कि भाई ये इशू था। इश्यू तो वो निकालते रहते हैं ना। रिपोर्ट में निकाला कि नहीं निकाला। इशू तो निकालते रहते हैं, क्या निकाला है। पहले का रिपोर्ट नहीं पड़ी, लेकिन इशू एक लास्ट टाइम कोई इशू आया हुआ था हमारे कोई एसेट को लेके, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, अब वो मुझे एग्जैक्ट मेरे जहन से निकल गया, निकाला था उन्होंने अलबत्ता। चले चले चले, बहरहाल ये पिछले कई सालों से जो है ना लिखा जा रहा है कि बेसिकली जो तकाफल वाले मामला थे ना, तो इनिशियली जब इस्लामिक बैंकिंग थी तो उस टाइम आपके पास तकाफल कंपनीज नहीं थी जहाँ पे बैंक जो है ना अपने इतने बड़े पोर्टफोलियो को जो है ना सिक्योर कर सके, जिसको सिक्योर कहें या वहां से उनकी कवरेज ले सके। तो इनिशियली जो है ये फतावाज दिए गए कि बाहिर मजबूरी आप जो है वो कन्वेंशनल इंश्योरेंस के थ्रू अपनी एसेट को, पोर्टफोलियो को की कवरेज कर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन फिर ग्रेजुअली आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो तकाफुल कंपनीज हैं वो भी बड़ी जो है ना तेजी से ग्रो की, और फिर इसी तरह कुछ कन्वेंशनल जो है की विंडोज भी आ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये जो तकाफल के मामलात हैं वो अब शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस आपके पास मिलने लगे। तो फिर शरिया बोर्ड्स ने और फिर इसी तरह बाकी स्कॉलर्स ने अपने ये फतावाज विड्रॉ कर लिए कि अब जो चूंकि आपको आपके पास अवेलेबल है तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ पोर्टफोलियो मिजान बैंक का भी था, किसके ऊपर, कन्वेंशनल इंश्योरेंस के ऊपर था। तो वो लास्ट ईयर की रिपोर्ट में भी ये था कि भाई अ, अब इसको बैंक को बहुत तेजी के साथ अपने इस पोर्टफोलियो को मूव करना चाहिए फ्रॉम कन्वेंशनल टू इस्लामिक। तो खैर ये जब हम पढ़ेंगे तकाफल का शरिया स्टैंडर्ड, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस सूरत में कन्वेंशनल के पास जा सकते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और फिर उसको उसका जो बाकी कुछ मामला भी कुछ कंडीशन हैं तो वो देखेंगे। लेकिन ये एक चीज़ थी कि जो मिजान बैंक की रिपोर्ट में थी, तो बाकी ओवरऑल ऐसी उन्होंने कोई किसी भी मसले को हाईलाइट नहीं किया, उन्होंने हर लिहाज से अपना तसल्ली बख्श जो है ना उसको कहा कि मिजान बैंक के मामला क्या है, तसल्ली बख्श। अच्छा, तो इस पेपर पर बहरहाल उन्होंने गाइडलाइंस ये दी कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसको मूव करें। अच्छा, तो ये इसका एक अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे जो बहरेन इस्लामिक बैंक है ये अब रिपोर्ट का टाइटल तो नहीं है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ये जो उसकी मेन रिपोर्ट है उसका टाइटल है। तो उसके अंदर जो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट है ये उसका टाइटल है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, तो इसमें वो डेट भी आ गई कि
ये किस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, फॉर द ईयर एंडेड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने शुरू में की डेट नहीं लिखी तो भाई शुरू कहाँ से हुआ था। तो ईयर कहाँ से शुरू होता है, वो ईयर कितने महीने का होता है आपको पता है। तो अगर ये लिखा हो कि ईयर एंडेड 30 जून 2020, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इसका जो स्टार्टिंग पीरियड था वो 1 जुलाई 2000 क्या था 19 था। और अगर इसमें 31 लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि इसका जो पहला दिन है वो फर्स्ट फर्स्ट 2020 है। वो इसलिए दूसरी डेट नहीं मिलेगी तो कोई मसला नहीं है, कोई आपका गला नहीं पकड़ेगा कि भाई ये शुरू कहाँ से हुआ। तो आपने जब लफ्ज ईयर लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड, तो ये दोनों डेट्स इसमें आ गई। अच्छा, तो ये जो है इसका, ये इसका बेसिकली टाइटल है कि शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट। तो एओफी ने क्या कहा था कि अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए। इसमें कोई इन अप्रोप्रिएट चीज आपको नजर आ रही है तो उसको हाईलाइट करें, नहीं तो आगे जाने दें। फिर है एड्रेसी। तो एड्रेसी कौन होंगे, तो सीधी सी बात है, जिन्होंने इसको अपॉइंट किया था वही एड्रेसी होंगे। ये मैं आपको वो टिप्स बता रहा हूँ, चीजें लिंक करा रहा हूँ। जिन्होंने अपॉइंट किया था वही डिसमिस भी करेंगे। जिन्होंने अपॉइंट किया था रिपोर्ट भी उन्हीं को जाएगी। किसने अपॉइंट किया था, शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया था। किसने अपॉइंट किया था, शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया था। रिपोर्ट भी एड्रेस शेयर होल्डर्स को ही होगी, ठीक है जी। तो जो बंदा काम पे रखता है ना, काम भी उसी को देना पड़ता है करके। तो जीएस प्रोप्राइटरी बोर्ड रिपोर्ट शैल बी अप्रोप्रिएटली एड्रेस एज रिक्वायर्ड बाय द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट एंड लोकल लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये तो इसने कह दिया कि टर्म ऑफ एंगेजमेंट के तहत। लेकिन क्या है कि नॉर्मली या आगे किसी जगह पे हम पढ़ेंगे भी शायद जिसका दूसरा जो GS 2 है ना, जो वो भी बेसिकली क्या है, ये श्रेया बोर्ड के बारे में, ये श्रेया बोर्ड के रिव्यू के बारे में है। तो शायद वहां मिल जाएगा। लेकिन ये जो है यहाँ पे आपने ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट भी याद कर सकते हैं। यानी ये भी लिख सकते हैं एमसीक्यू में आए तो इसको भी आपने ठीक कहना है कि शुड बी अप्रोप्रिएटली एड्रेस एज रिक्वायर्ड बाय द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट एंड लोकल लॉज एंड रेगुलेशन। तो लोकल एंड लॉज एंड रेगुलेशन आपके मुल्क में तो यही है कि भाई ये किसको होगी, टू द शेयर होल्डर ऑफ बहरेन बैंक। तो जो भी बैंक है, जाहिर सी बात है उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे, उन शेयर होल्डर्स को ये टू की जाएगी, टू। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, शेयर होल्डर्स को टू होगी। फिर है ओपिनियन आर इंट्रो, ओ सॉरी, ओपनिंग आर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो इसके अंदर क्या होगा कि वो ये लिखेगा कि श्रेय सुप्रादी बोर्ड रिपोर्ट शेल, किसी का माइक आना बंद कर दे। श्रेय सुप्रादी बोर्ड रिपोर्ट शेल आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट। ओपिनियन के अंदर क्या लिखेगा, सॉरी ओपनिंग आर इंट्रोडक्टरी के अंदर क्या लिखेगा, पर्पस लिखेगा कि साथ साथ शायद शायद आपके साथ ही कोई इशू है। अच्छा, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट, वो पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट बताएगा। ठीक है, किसके अंदर, ओपनिंग आर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है। जी हाँ जी। जी आ रही। अच्छा, तो हम ये बात पढ़ रहे थे कि श्रेय सरप्राइजी बोर्ड रिपोर्ट शैल आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट हमने ऊपर पढ़ लिया था। तो यहाँ पे वो पर्पस लिखेगी किसमें, ओपिनियन में, इंट्रोडक्टरी में। और इलिस्ट्रेटिव वर्डिंग ऑफ ओपनिंग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज शोन बिलो। तो यहाँ वहाँ पे ना आईओपी के जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड में आप देखेंगे कि वहाँ पे उसने एक लिहाज से आखिर में एक जिसको कहते हैं ड्राफ्ट रिपोर्ट तरह की रिपोर्ट भी दी हुई है, तो उसको लाजमी पड़ेगा। इन कंप्लायंस विद द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट वी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग रिपोर्ट। तो ये तो उन्होंने वेडिंग दी है कि ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी। अच्छा, तो यहाँ पे देखें कि इन्होंने क्या दी हुई है कि बहरेन इस्लामिक बैंक ने, Sharia Supervisory Board hereby present the following report on its activities and banks, supervising the bank's finances and investment from Sharia perspective for the financial year ending 31st December 2020 and fulfillment to the mandate conferred upon it by आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। के बैंक के जो बहरेन इस्लामी बैंक के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो है उन्होंने मैंडेट दिया है किसको, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड को। क्या मैंडेट दिया है कि वो बैंक की जो एक्टिविटीज हैं, रिपोर्ट ऑन इट्स एक्टिविटीज एंड सुपरवाइजिंग द बैंक फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी बैंक की जो फाइनेंसिंग है और इन्वेस्टमेंट है, उनका जो शरिया पर्सपेक्टिव है उसके लिहाज से वो अपना ओपिनियन देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम अपना ओपिनियन इस तरीके से दे रहे हैं।
तो यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल ये एब्रिविएशन हमेशा लिखा बी है। आई एस बीस इसमें लिखा है, यहाँ पे मेंशन है, इसका बताइए क्या है एब्रीविएशन है। पीछे क्या लिखा हुआ है, बहरेन इस्लामिक बैंक। अच्छा अच्छा, ये उसी का जी। ये बेसिकली आपके गवर्नमेंट स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है, ये ज्यादा से एग्जांपल ऐड की हुई है बस। ये वहां पे आप पढ़ेंगे जी बुक में, जी। वहां कैसे कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर है कि स्कोप पैराग्राफ शुड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द वर्क परफॉर्म। ठीक है। तो इसके बाद जैसे आपने ऊपर देखा था कि स्कोप पैराग्राफ था, तो स्कोप पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द वर्क परफॉर्म, कि उन्होंने क्या जो काम है जो परफॉर्म किए हैं, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द वर्क। अच्छा, तो इलिस्ट्रेट वर्डिंग, तो उन्होंने जस्ट एक इलिस्ट्रेशन दी है। इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इस तरह की वर्डिंग, जरूरी नहीं है यही अल्फाज हो, वो अल्फाज जो इस तरह का कोई मीनिंग कन्वे करे। ठीक है। वो क्या है, वी हैव रिव्यूड द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्टेक्ट्स। अब ये प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे हम देखते हैं। We have reviewed the principle and the context relating to the transactions and application introduced by the example financial institution। एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर मिलान बैंक, बैंक इस्लामी, बहरेन बैंक, कोई भी जो है ना वो एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड, तो ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड जो है ना वो भी लिख दिया गया है कि 31 दिसंबर 2020, 2022, 2023। वी हैव आल्सो, तो पहले नंबर पे क्या उन्होंने वो क्या कह रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए कि आप ये बताएं कि आपने प्रिंसिपल एंड कॉन्टेक्स्ट जो है ना रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो हैं वो क्या किए हैं, उनको रिव्यू किया है। एंड एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस बाय द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसी तरीके से जो कोई जो है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो जो उस एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इशू किए हैं, ठीक है, तो उनकी उनके अंदर जो है उनको उन्होंने रिव्यू करना है। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड, के जिस जो जो पीरियड जो है ना जेरे गौर है उस बारे में। और फिर वो कह रहे हैं कि वी हैव कंडक्टेड अवर रिव्यू टू फॉर्म एन ओपिनियन। हमने ये रिव्यू क्यों किया है, कि ताकि हम ये ओपिनियन बना सकें एज टू वेदर, कि क्या वही जो बात मैं आपको कहता था कि भाई ये वेदर आ सकता है यहाँ पे कि है या नहीं है। द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज complied with the Sharia rules and principle and also with the specific fatwas, ruling and guidelines issued by us। कि भाई उन्होंने शरिया रूलिंग्स एंड प्रिंसिपल्स को जो है ना, शरिया रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो किया है जब ये उन्होंने मामलात किए, कॉन्टेक्ट किए हैं और बाकी मामलात किए। ठीक है। विद जो हमने कोई स्पेसिफिक फतावाज इस बारे में इशू किए थे उनकी फुलफिलमेंट हुई है नहीं हुई, रूलिंग्स जो हमने दी थी उनकी हुई है, जो हमने गाइडलाइंस इशू की थी तो उसके उसके ऊपर जो है ना अमल हुआ या नहीं हुआ, ये जो मामलात हैं जो ट्रांजैक्शन है उसके मामलात के मुताबिक हुई या नहीं हुई, ये वो काम बता देंगे स्कोप में। तो ये स्कोप है भाई, इसकी एग्जांपल भी है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल लफ्ज ऊपर था वो है प्रिंसिपल रेफर टू द फंडामेंटल गाइडलाइंस। ठीक है, कि फंडामेंटल गाइडलाइंस जो है एंड कॉन्सेप्ट ड्राइव फ्रॉम शरिया इस्लामिक लॉ, तो इसको कहते हैं कि प्रिंसिपल्स। अच्छा, फिर क्या है कि अब आया जी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अ क्लियर स्टेटमेंट किसके अंदर, श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट के अंदर। A clear statement that the management of the Islamic financial institution is responsible for properly complying with Sharia rules and principle। भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शरिया कंप्लाइंट के अंदर जो शरिया कंप्लाइंट की जो कंफर्मेशन करनी है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शरिया बोर्ड की नहीं है, वो मैनेजमेंट की है। शरिया बोर्ड गाइडलाइंस देगा, फतावाज इश्यूज करेगा। ठीक है। और जो है शरिया के प्रिंसिपल्स और सारी जो गाइडलाइंस देगा, प्रोसेस फ्लोज जो है ना अप्रूव करेगा, पॉलिसीज अप्रूव करेगा, उसके अंदर शरिया से रिलेटेड क्लासेस को देखेगा। लेकिन इन सब को फतावाज के ऊपर, रेजोल्यूशन के ऊपर और फलानी चीजों के अंदर जो अमल करना है वो बाइंडिंग है, वो कौन है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की दीवारें जो है वो सुबह आके बताती हैं ये करना है नहीं करना, ऐसा नहीं है। उसकी जो मैनेजमेंट है वो बताती है। तो जुल्फिकार साहब बताते हैं कि जी आज क्या करना है, किस कस्टमर को फोन करना है, तो उसको उसके ऊपर दबाव डालना है, उससे प्यार से बात करनी है, उसको धमकी देनी है कि अकाउंट खोले या नहीं,
उसको पहले जो है ना सिर्फ करंट अकाउंट को एक्सप्लेन करना है या नहीं। तो ये उसको लड़के को जुल्फिकार साहब बता रहे होंगे। तो जुल्फिकार साहब भी एक तरह से कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट में आते हैं, किसी ना किसी लेयर में। तो ये इनकी जिम्मेदारी है। शरिया बोर्ड ने क्लियर कट कह दिया कि भाई मिस सेलिंग नहीं करनी, कस्टमर को मिस सेलिंग नहीं करनी, कस्टमर को बताए बगैर उसका करंट अकाउंट नहीं खोलना। ये तो उसने बता दिया। अब अकाउंट खुला है उसको बता के या नहीं, ये जिम्मेदारी शरिया बोर्ड की नहीं है कि ये इसको देखना, इसको इंश्योर करना। ये इंश्योर करना मैनेजमेंट का है। हाँ, शरिया बोर्ड जब देखेगी कि नहीं हुआ तो वो लिख देगी अपनी रिपोर्ट में कि भाई ये जो हमने मालूमात किए थे ये उसके मुताबिक नहीं है, तो ये आपका कॉन्टेक्ट भी सही नहीं है। क्योंकि आपको करंट अकाउंट खोलना है, कोई मसला नहीं, खोलें, कस्टमर को बताएं ना कि करंट अकाउंट हमारा ये है। और वो अगर हल्के से उसको पता चले कोई सेविंग अकाउंट पे होता है तो हम उसको ये ना कह दें अंडर द लाइन, भाई साहब वो सब टोपी टामा है, सेविंग अकाउंट पे सूद है, उधर नहीं जाना आपने। तो फिर आप किस लिए बैठे हुए हैं, आपने बाय इस्लामिक बुक किस लिए लगाया हुआ है। तो ये मामलात यहाँ पे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है कि क्लियर स्टेटमेंट दैट द मैनेजमेंट ऑफ द इस्लामिक फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी फॉर कंप्लाइंग विद द शरिया रूल एंड प्रिंसिपल। तो भाई मैनेजमेंट उसको नहीं कह सकती कि भाई आप करंट अकाउंट खोलें, मैंने आपको कह दिया है, बाकी करंट अकाउंट शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है ये हमारी शरिया बोर्ड की जिम्मेदारी है। ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, शरिया बोर्ड की जिम्मेदारी है, शरिया बोर्ड ने जिम्मेदारी ये है कि वो आपको गाइडलाइन दे कि क्या चीज करंट अकाउंट में जायज है क्या नहीं है। और अगर आपने उसके अगेंस्ट कुछ करना शुरू कर दिया और ये कहा कि इस करंट अकाउंट के अंदर तो इसको तो शरिया ने ओके दिया हुआ, हमें ओके दिया है, किसी टर्म एंड कंडीशन पे दिया है ना, वो टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करना, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शरिया बोर्ड की हो तो वो ओपिनियन क्या देगा। जुल्फिकार साहब ने एक करंट अकाउंट के साथ इस मामला इस तरीके से करके खोला हुआ है, तो कल जुल्फिकार साहब महीने के आखिर में रिपोर्ट में ये लिखेंगे कि मैंने इसके साथ ये काम किया था, मैंने इसके साथ फुल डिस्क्लोजर नहीं की थी इन्फॉर्मेशन की, मैंने इसके साथ ट्रांसपेरेंसी वाले मामला नहीं किए थे, मैंने इसको जो है ना किसी पूछना चाहा था सेविंग अकाउंट का, मैंने तो बस बात गोलमोल कर दी। सर छोड़े ना सर, आपने मुझे अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट रखा हुआ है ना, मेरी बात पे यकीन कर लें, ये अकाउंट आपके लिए अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बस आप ले लें, बस मेरी बात पे यकीन कर लें। बस मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, मैं आपका बैंकर हूँ ना, आपको एडवाइस कर रहा हूँ। तो फिर आखिर में रिपोर्ट में ये लिखेंगे कि मैंने उसको ये कह के अकाउंट खोला था कि भाई मैं आपका बैंकर हूँ, एडवाइजर हूँ, और जब आपने मुझे एडवाइजर समझा है तो फिर समझ लें सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। तो सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है भाई। सर दूसरे कहा था ठीक से नहीं करते कैसे अच्छा होल्ड करें, होल्ड करें। अच्छा जी, पसंद नहीं करते लोग। जुल्फिकार साहब को आज आपने ऐसी आड़ या तो ले लिया, वो कहेंगे संडे वाले दिन क्या हो रहा है मेरे पास। आगे पीछे जो है ना वो एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, अपने जाज साहब और अपने कौन कौन नहीं छोड़ते, आज अब्दुल हमीद ने पकड़ लिया। तो कोई मसला नहीं, जुल्फिकार साहब हमारे भाई हैं, हमें पता है नाराज होने वाले नहीं। और ना ही जुल्फिकार साहब ऐसे करते हैं माशाल्लाह, ये भी पता है हमें। तो और उनकी मिसाल हमने इसीलिए दी थी कि किसी और की देते, जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, तो ऐसे मामला छोटे मोटे वो रखते हैं तो वो कहते हैं कि शायद इसको पता चल गया ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो एक मामला ये भी था कि जुल्फिकार साहब माशाल्लाह की इतने जबरदस्त मामलात हैं कि उसके अंदर इस तरह के हम कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि जुल्फिकार साहब ये करेंगे। कहीं और हो जाती है तो रीजन में बात आती है तो बात होती है, जुल्फिकार साहब इन मामलात के अंदर भाई ऐसा नहीं है। तो कोई और दूसरा भी ना समझे मेरे पे उंगल, मेरे मेरे पे जो उन्होंने इशारा किया, किसी भी तरफ इशारा नहीं किया। द एग्जाम्पल अच्छा ये इलिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है मुझे उन्होंने जी कि ये अच्छा ये फिर वही बात के ये वर्डिंग जरूरी नहीं है, ये जस्ट एक इलिस्ट्रेशन है, ये गाइडलाइन है, या एक आपको हिंट देने के लिए, जो आप कहते होते हैं ना मिसाल दे देनी, तो मिसाल दे दी है उसने, किसने, एओफी ने। The example Islamic financial institution management is responsible for ensuring that the financial institution conducted business in accordance with the Sharia rule and principle, कि वो शरिया रूल एंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करे। बस इस लाइन को एक लिहाज से ये समझ लें कि ये शरिया रूल एंड प्रिंसिपल हैं क्या, ये उसको नहीं पता होगा मैनेजमेंट को, उसको शरिया बोर्ड बताएगा। ये बताना कि शरिया रूल एंड प्रिंसिपल हैं क्या ये काम करने के लिए, ये बताना किसकी जिम्मेदारी, शरिया बोर्ड की जिम्मेदारी। अब इस मामलात को बता दिया, उसको जैसे बताया, जिन टर्म एंड कंडीशन में बताया उन पे इंप्लीमेंट करना, वो ट्रांजेक्शन उसी लिहाज से एग्जीक्यूट करना, अब ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है भाई। आपको बता दिया ना, लिख के दे दिया ना, प्रोसेस फ्लो बना के दे दिया ना। हाँ उसमें कोई जनरल मसला आ रहा है तो आप बताएं, उसके लिए कोई अल्टरनेट वे आपको देते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें यार ये तो उन्होंने कह दिया, ये तो नहीं हो सकता, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ।
कोई मसला नहीं है, आप ऐसे कर लेना, लेकिन पहले वो व्यू करा लो एक्सपर्ट से कि वो जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो जब हमने उसको भी रिव्यू कर लिया शरिया बोर्ड ने और कह दिया ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। जब हमने आपको कहा नहीं सर आप ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे ना सोचें, ये एक अदर वे है, उससे भी आसान है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन ये शरिया कंप्लाइंट है, ये कर लें तो वो कर लेना, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। कि उसने कहा था कि जी वो जब गुड्स आ जाए तो आपने जो है ना उनकी पहले पोजीशन लेनी है। तो फिजिकल भी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी ले, तो ठीक है। और आप जो है ना तस्वीरें बना मंगा के भी कर सकते हैं, भाई कस्टमर इनवाइसेस मंगा लें, इंश्योर कर लें कि चीजें आ गई हैं। तो नहीं जी वो तो बहुत ही ट्रस्टेड क्लाइंट है, मुझे ये चीजें वेरीफाई करने की क्या जरूरत है, बस ठीक है बेहतरीन है, पोजीशन आ गई होगी, मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट रखी थी वेरीफाई करने की तो भाई करनी है जाके, नहीं करोगे तो कल ऑब्जर्वेशन लग जाएगी। और कस्टमर ने ट्रस्ट आपका बीच ब्रीच कर दिया और बाद में पता चला कि कस्टमर का तो ट्रस्ट मैंने तो ठीक किया था, उसने जो है ना वो कोई गड़बड़ी कर दी, उसने तो गुड्स ली नहीं है, सेलर से परचेज नहीं की है ही नहीं गुड्स बैक एंड पे बस। तो फिर बाद में साल बाद पता चला तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन क्या होगी, नल एंड वाइड होगी, प्रॉफिट जो लिया वो क्या होगा, चैरिटी होगी, आपको वापस प्रिंसिपल मिलेगा, आपको पता नहीं वो भी मिलता है कि नहीं मिलता। इसलिए कि वो क्लाइंट अगर वो भी हड़प कर जाए तो क्या करो, मिलना तो है, आपका राइट तो है। तो ये मामला है। ये मैंने आपको बताया कि श्रेया बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रूल एंड रेगुलेशन बताना ये है, और मैनेजमेंट का क्या है कि उन रूल एंड रेगुलेशन पे जो है फिर अमल करना। फिर है जी स्कोप पैराग्राफ। अच्छा ये ऊपर ही हेडिंग आ रही है स्कोप पैराग्राफ वाली, उसके अंदर सारी चीजें आ रही है, स्कोप के अंदर ये सारी चीजें आ रही है। Confirmation that the Sharia Supervisory Board has performed appropriate test, procedure and review work as appropriate। भाई वो ओपिनियन खुद ही नहीं दे देगा कि भाई मैं चूंकि सुबह शाम इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठता हूँ, सुबह आता हूँ शाम को जाता हूँ, तो बात इसका मामला ठीक है, उन्हें पता है शरिया बोर्ड ऊपर बैठा हुआ है, नहीं। वो अप्रोप्रिएट टेस्ट करेगा, जिसको कैसे ना सैम्पलिंग बेसिस पे वो चीजों को रिव्यू करता है। ठीक है, वो डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर्स अडॉप्ट करता है, वो इंटरव्यू करता है लोगों के, वो जो है ना डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को टेस्ट बेसिस पे देख रहा होता है, फिर वो डिफरेंट प्रोसेस फ्लो को प्रूव कर रहा होता है, फिर वो देख रहा होता है कि भाई ये इस पे, फिर वो ऑस्ट्रेलिया ऑडिट की रिपोर्ट को देख रहा होता है, फिर शेयर कंप्लायंस की रिपोर्ट को देख रहा होता है। तो ये वो सारे बैक एंड पे कंप्रिहेंसिव वर्किंग होगी कि जिसके ऊपर जो है वो रिव्यू देगा, ये नहीं देगा कि मेरा बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड वाइड मेरा नाम है, मैंने फतवा दे दिया, तो ये हो ही नहीं सकता कि यार कोई ऐसा बंदा हो कि जो मेरे बैंक में मेरी बात ना माने। भाई सारे मुझे सलूट करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं, तो मैंने तो इश्यू किया, मुझे आंखें बंद करके यकीन है कि ये ठीक करते हैं, मैंने इसको, तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वेयर अप्रोप्रिएट एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑन द टेस्ट बेसिस ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, के जो है ना एग्जामिनेशन या तो फुल फ्लैज करो या फिर टेस्ट बेसिस पे करो, एविडेंस टू सपोर्ट दैट द ट्रांजैक्शन एंड डीलिंग entered into एंड द रिस्पेक्टिव इस्लामिक फाइनेंशियल आर इन कंप्लायंस विद द शरीयह रूल। वही बात ऊपर वाली क्लास रिपीट हो रही है कि फुल एग्जामिनेशन भी हो सकती है, टेस्ट भी हो सकती है, और कोई एविडेंस भी आपको लिया जा सकता है जिसके अंदर ये आप जज कर सके जो शरिया कंप्लायंट जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो शरिया कंप्लायंट है या नहीं है। अच्छा, तो इसकी भी लिस्टेशन दी हुई है, वो आसान है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ेंगे तो उसको समझ आ जाएगी। अच्छा, वेयर अप्रोप्रिएट the report of Sharia Supervisory Board would include a clear statement that the financial statement have been examined for the appropriateness of Sharia basis of allocation of profit between the equity holder and investment of shareholder। यहाँ पे एक एडिशनल बात लिखी गई है कि बाकी मामला तो वो करेंगे, स्पेसिफिक ये लिखेंगे कि जहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे मुदारबा होगा, मुदारबा के अंदर तो इसका एक स्पेशल ऑडिट होता है मुदारबा का। और जो पूल मैनेजमेंट होता है उसमें भी आपको पता है कि इसका फिर क्या होता है, मंथली ऑडिट हो रहा होता है कि भाई ये जो जो है ना इसके अंदर जो शरिया कंप्लाइंट जो वाकयात हुए हैं, इसके अंदर जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं है, जो मामलात आपने वेटेजेस लोगों को बताई उसी के मुताबिक है नहीं है, पीएसआर के मुताबिक है नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आपने माइनस किए हैं कि नहीं किए, जो जिनको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ रहे हैं वो वाकई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो चार्ज नहीं कर दिए किसको, रब्बल माल को। अगर कोई लॉस हुआ तो उसको सबसे पहले जो है ना सेट ऑफ किया आपने प्रॉफिट के साथ कि नहीं किया, या डायरेक्टली लॉस जो है ना वो उनको पार कर दिया। तो इसका एक स्पेशल जो है ना ये इनका मामला है। और बेसिकली बैंक्स के अंदर सबसे जो बड़े मामला होते हैं वो होते ही यही है कि आप कस्टमर से डिपॉजिट ले रहे होते हैं, तो उस डिपॉजिट्स के लिए वो कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक करेगा। वेयर अप्रोप्रिएट का मतलब भी ये है कि जहां पे बैंक इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जो है ना वो मेंटेन कर रहे होंगे, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट मुदारबा पे भी होते हैं, वकाला पे भी होते हैं, मुशारका पे भी होते हैं। और ये तीन तो बड़े हैं जिनके ऊपर होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, या सिर्फ जो है ना ये बात नहीं कर रहा कि एक्चुअली क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं, तो फिर देखा जाएगा अगर वकाला है तो वकाला के रूल्स की तमाम की जो है, जो शेयर स्टैंडर्ड्स के अंदर है या जो गवर्नमेंट उसके अंदर फिर जो शेयर बोर्ड ने गाइडलाइंस दी हुई है उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की मेंटेनेंस हुई है या नहीं हुई है, तो इसके जो बड़े कंप्रिहेंसिव ऑडिट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी एडिशनल में लिखा गया। इसी लिहाज से एक और चीज भी इसने फिर एडिशनल में लिखी होगी, इसी के लिहाज से वो भी देखते हैं हम। वेयर अप्रोप्रिएट द रिपोर्ट of shares price report should include a clear statement that all earnings have been realized from sources or by means prohibited by Sharia rule and principle have been disposed of to the charitable causes। वो जो कल हमने बात कर रही थी ना 5% इनकम वाली, तो ये उसके बारे में कह रहा है कि 5% तक आपको अलाउड है, कि सॉरी टॉलरेबल है, कि आप जो है ना आपकी इम्परमिजिबल सोर्सेज से भी इनकम है तो ठीक है, टॉलरेबल है। लेकिन वो 5% जो है ना उसको क्या करना है, इलिमिनेट करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो वो किसको करना है, चैरिटेबल को देना है। तो ये कह रहे हैं कि शरिया ऑडिट की, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट में ये लिखा होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी वेयर अप्रोप्रिएट जहाँ कोई ऐसी इनकम है तो वो फिर जो रियलाइज हुई है फ्रॉम सोर्सेज जो कि प्रोहिबिटेड थे, तो उनको डिस्पोज ऑफ किया है टू चैरिटेबल काजेज, या भाई उसको भी शामिल कर लिया और उसको शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको रिटेन अर्निंग के अंदर रख लिया और फ्ला 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 कर लिया। तो या तो ये लिखेंगे कि कोई इम्परमिजिबल अर्निंग थी ही नहीं, या ये लिखेंगे कि जो थी उसके साथ क्या मामला हुए वो उसी तरीके से हुई या नहीं। तो ये डिफरेंट बैंक्स की रिपोर्ट्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो उसको आप पढ़ें। ये एडेड बेनिफिट है। जब हम लोग तैयार कर रहे थे तो हमारे पास ये प्रेजेंटेशन नहीं थी, हमें ये एग्जांपल इरादा से ढूंढनी पड़ती थी। अब आपके पास सामने लिखी हुई है, इजी इजी टू अंडरस्टैंड, तो आप इसको देखें। वेयर द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन prepare a statement of sources and uses of zakat and charity funds, the Sharia Supervisory Board report should state whether the calculation of zakat is in compliance with the Sharia rule and principle। ये वाली क्लास आप जो जो ज़कात का शेयर स्टैंडर्ड है 35 उसमें भी पढ़ लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे भी देखें ना, वेयर द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, तो जैसे पाकिस्तान के अंदर है तो आपने जो है वो जो है, अगर ये रूल ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी ज़कात खुद देंगे, शेयर होल्डर्स नहीं देंगे पहले, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद काट के देंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट की। अगर ऐसा रूल है तो फिर जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट को बनानी पड़ेगी। और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर तो बैंक्स जो है वो अपने डिपॉजिटर की ज़कात भी जो है वो काट रहे होते हैं। तो ये उस तरह के मामला की यहाँ पे बात हो रही है कि वेयर एन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ ज़कात, ठीक है, एंड चैरिटेबल फंड, ठीक है। तो जो ज़कात है उसके फिर जाहिर सी बात है कि उसके मुसर्रिफ भी हैं, ये नहीं ज़कात देनी किसको है, वो तो खैर कुरान के अंदर है कि कुरान के अंदर एक ही आयत के अंदर सारे वो लोग बता दिए गए कि जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह की बात है कि स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ ज़कात, कि ज़कात के सोर्सेज यानी कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं कि जिनके ऊपर ज़कात चार्जेबल है, ठीक है। तो ये इस लिहाजा से स्टेटमेंट बनेगी। तो और एंड द शेयर सुपरवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट शुड स्टेट वेदर, और ये करेगी कि अगर ज़कात बैंक ने कैलकुलेट की है और जो है ना शेयर होल्डर की बेस वो के शेयर होल्डर के बिहाफ पे दी है या इवन डिपॉजिटर के बिहाफ पे दी है, तो उस सूरत में वो कहेंगे कि ये जो कैलकुलेशन हुई है ये एज पर जो शरिया रूल्स, जो ज़कात के रूल्स है उसके मुताबिक हुई कि नहीं हुई। और इसी तरीके से फिर ये आगे जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो भी देखेंगे कि भाई उन्हीं 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 जो है ना उन्हीं को गई है जो कि शरीयत ने अलाउड किए हुए हैं। या अगर गवर्नमेंट वाले मामला हैं यहाँ पे तो शायद गवर्नमेंट की ट्रेजरी को जाती है जो ज़कात की होती है। तो बहरहाल इस तरह के मामला हैं। अच्छा, असल आप मामला आ गया जो मुद्दा था, ओपिनियन। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है शरिया ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो ओपिनियन है, कि एक्चुअली ओपिनियन है क्या, कि शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट शुड स्टेट वेदर द एग्जाम्पल इस्लामिक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट आर एन कंप्लायंस, ठीक है। तो आर एन कंप्लायंस विद शरिया रूल एंड प्रिंसिपल। तो ऊपर लफ्ज यहाँ पे इसने वेदर लिखा था, तो ये बताएगा सबसे तो मेन चीज ही ये है कि ये भाई इसके मामला शरिया कंप्लायंट है या नहीं है, वेदर वेदर, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसने भी इसकी इलिस्ट्रेशन दी है, तो इसको पढ़ लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपना ओपिनियन दे रहा है और सारी चीज़ों के बारे में जो हमने ऊपर बात की ज़कात के मामले में। अच्छा, इसी तरह जो डिस्पोजेबल इनकम थी उसके बारे में, यानी नॉन नॉन शेयर कंप्लाइंट इनकम, और इसी तरह कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। फिर है, इफ द शेयर सरप्राइजिंग बोर्ड हैज ascertained
दैट द मैनेजमेंट ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज वायलेटेड, कि भाई अगर शेयर सरप्राइजी बोर्ड को रिव्यू के अंदर ये पता चला कि मैनेजमेंट ने क्या किया है, वायलेट शरिया रूल्स and principle are the fatwas relating and guidelines issued by the Sharia Supervisory Board, then the Sharia Supervisory Board has to report the violation and the opinion paragraph of its report. तो अगर कहीं वायलेशन हुई है तो वो रिपोर्ट करनी है। तो जाहिर सी बात, ओपिनियन पैराग्राफ में जब ऊपर से लिखा था वेदर कि वो शरिया कंप्लायंट है कि नहीं, तो भाई वायलेशन जो है वो जाहिर सी बात है फिर रिपोर्ट होगी। तो ऊपर वाली जो बात थी उसकी क्लास ये एक्सटेंशन ही है, लेकिन इलाजा से भी इसका एमसीक्यू भी बन सकता है कि भाई अगर मैनेजमेंट वायलेशन करे जो फतावाज की रूलिंग्स की, तो फिर ये कहाँ रिपोर्ट होगा। तो एक जो है ना ये शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड की जो रिपोर्ट होगी उसके ओपिनियन पैराग्राफ में रिपोर्ट होगा। यानी आपको रिपोर्ट भी बता दी और उसको जगह भी बता दी कहाँ रिपोर्ट होगा, ये उसके ओपिनियन पैराग्राफ में रिपोर्ट होगी। तो कहीं आपको लिखा होगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट होगी, तो बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट होगी, उसके फुट नोट्स में जो नोट्स होते हैं वहां होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट होगी, कहाँ होगी भाई रिपोर्ट, तो किसकी रिपोर्ट में होगी, शेयर कंप्लायंस की रिपोर्ट में होगी, किधर है। तो भाई इस गवर्नेंस स्टैंडर्ड के अंदर वो कहाँ रिपोर्ट होगी, शरिया बोर्ड्स की जो रिपोर्ट होगी उसमें होगी, और उसके ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर हम ढूंढेंगे तो वहां मिल जाएंगी। तो उसको ढूंढना है हमने। फिर है जी डेट ऑफ रिपोर्ट, वो मुद्दा जिस पे जो हमने छेड़ा था और उस पे हम पहुंच गए कि डेट ऑफ द रिपोर्ट क्या है, कि द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड शुड स्टेट द पीरियड कवर्ड। तो ये वो बात है जो आप लोगों ने जवाब दिया था कि पीरियड कवर्ड, कि किस पीरियड की के बारे में हम ये ओपिनियन दे रहे हैं बाय इट्स रिपोर्ट। ठीक है, और आगे डेट पे एंड, इसने एंड भी लगा दिया ना, ये एंड लगा हुआ नजर आ रहा है ये, तो ये एंड आप लोग मिस कर रहे थे, ये एंड हमने ढूंढना है और इसको फ्रेम हमने कराना है। मैंने फ्रेम करने की कोशिश की है, थोड़ा सा टेढ़ा फ्रेम बना है, आप इसका अच्छे वाला फ्रेम बनवाइएगा। ये एंड को आपने बड़ा कर लेना है। ठीक है, ये एंड जो है यहाँ पे लिख के इसको बड़ा करना है, इस तरह इसको लिखें एंड, ठीक है, और इसको बड़ा करें। ठीक है, ये इसको यहाँ पे बड़ा करें, ये अब कुछ हद तक फ्रेम सही बन गई है, इससे बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एंड जो है ना, ये इसको सेव भी कर लेता हूँ मैं, ये वाले तो सेव नहीं करूंगा, इसमें बहुत सी और लाइनें मारी हुई हैं। आप अपने तौर पे इस तरह लिख के इसको फ्रेम कर लेना, एंड डेट द रिपोर्ट। ठीक है, एंड डेट द रिपोर्ट एज ऑफ द कंपाइलेशन डेट ऑफ द रिव्यू। ठीक है, कि जिस डेट को जिसको आप ये रिपोर्ट को कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी रिव्यू की जो शेयर की रिपोर्ट, तो एक तो डेट कोई होती है कि ये इस रिपोर्ट की इश्यूएंस डेट क्या है। ठीक है, और फिर एक होता है पीरियड। तो दोनों डेट्स जो होंगी वो होंगी, तो एंड बीच में आया हुआ है, जो मुझे जितनी इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत ही टूटी बची, उसके अंदर मुझे है कि एंड जब आता है तो एंड दो के लिए होता है, कि जहाँ पे ये हो कि जुल्फिकार साहब एंड अब्दुल हमीद विल ज्वाइन द शरिया सेमिनार जो है ना गोइंग टू बी हैपन टुमारो। तो अगर ये लिखा हो कि अब्दुल हमीद एंड जुल्फिकार साहब विल ज्वाइन, तो फिर दोनों ने जाना है। और अगर ये लिखा हो कि अब्दुल हमीद आर जुल्फिकार साहब विल ज्वाइन, तो फिर हम दोनों डिसाइड कर लेंगे, जो अवेलेबल होगा वो चला जाएगा। तो मुझे तो इतनी इंग्लिश आती है, और पता नहीं ये सही है कि नहीं, अभी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड shall not date the report earlier than the date on which the financial statement are signed or approved by the management। तो ये बात क्यों लिखी गई है, ये करीम खटक साहब ने यहाँ से पढ़ के ना हमें जो है ना वो लगाने की कोशिश की थी, यानी तुक्का लगाया है सच खुशी उन्होंने, लेकिन हमने पकड़ लिया था, हमें पता था कहाँ लिखा हुआ है ये क्यों लिखा है। अब हमने बात क्यों पे आनी है, हमने क्यों पे आनी है कि क्यों लिखा है ये बात। The Sharia Supervisory Board shall not date the report earlier than the date on which the financial statement are signed or approved by the management। उससे पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, क्यों भाई। तो भाई का जवाब दें और फिर हम छुट्टी करें, क्योंकि शेयर स्टैंडर्ड खत्म हो गया। इसके बाद जो पेजेस आपको नजर आ रहे हैं ना वो कुछ भी नहीं है उसमें, कम अज कम दो सवाल तो आएंगे ही आएंगे। और अब भी हर क्लास के अंदर मैंने उसका एमसीक्यू भी आपको बना के बता दिया, अब भी अगर आपका एमसीक्यू गलत हो जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूँ, उसको भी आप देखें। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि आपने इस लेक्चर पे नहीं रहना, इसको दोबारा भी पढ़ना है।
और मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं आपको ये कहूँ कि इसको एक दफा नहीं 2 दफा पढ़ना, इसको 3 दफा पढ़ना, इसको 4 दफा पढ़ना, इसको 5 दफा पढ़ना, इसको 10 दफा पढ़ना। शायद मैंने इसको 10 दफा पढ़ा था। वजह ये है कि जब मैं पहली दफा पढ़ूंगा तो मुझे इसको पढ़ते हुए आधा घंटा लगेगा, दूसरी दफा पढ़ूंगा तो 20 मिनट लगेंगे, शायद 15 मिनट लगे, तीसरी दफा पढ़ूंगा तो 15 मिनट से 10 मिनट में मैं आ जाऊंगा। और फिर जब पांचवी छठी दफा मैं पढ़ूंगा तो मैं इसको 1 से 2 मिनट में किनारे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको सिर्फ घुमाऊंगा और घुमाने के बाद पहले पे जाऊंगा, मैं कहूंगा हाँ यार ये इसमें तो कोई चीज मुझे भूल नहीं रही, इसमें भी कोई चीज भूल नहीं रही, इसमें भी कोई चीज भूल रही। और मैं तकरीबन 1 मिनट के अंदर पूरे को कॉल। तो आपने ये गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है ना 8 9 इनके साथ ऐसे करना है कि पूरी को आप पीडीएफ को खोलें और उसको ऊपर से नीचे घुमाएं और आप हेडिंग देख रहे हो और हेडिंग के अंदर आपको रिकॉल हो रही ना चीजें, बस हेडिंग देख के चीजें रिकॉल होनी चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि ये इस तरह मैंने खोला। अब मैंने इसके 33 नंबर पेज पे पहुंचना है, कितनी देर में पहुंचूंगा आपने टाइम नोट करना है। अभी 11 हो रहे हैं, ठीक है। तो 11 का हमें सेकंड नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं कि 12 हो रहे हैं, ठीक है, 12 से आगे हम गिनेंगे। तो ये पहले पेज में तो कुछ है नहीं, इसमें भी है नहीं। इसमें स्कोप मैंने देख लिया जी, ये मुझे कुछ सारी चीजें रिकॉल हो गई, डेफिनेशन भी रिकॉल होगी जी मुझे, अपॉइंटमेंट भी रिकॉल होगी मुझे। गुड। श्रेया सरप्राइज बोर्ड का ये क्या लिखा है, श्रेया सरप्राइज एग्री, टर्म एंगेजमेंट की बात है जी, ओके क्लियर है मुझे। डॉक्यूमेंट करेगा, कंफर्म करेगा, बिल्कुल क्लियर क्लियर हो गया जी क्या था। श्रेया सरप्राइज शेल अपॉइंट अमंग मेंबर्स, तो उसका सुपरवाइजर जो है ना वो अपॉइंट कर सकता है, वो सुपरवाइजर उसकी उसका सब ऑर्डिनेट होगा श्रेया बोर्ड का, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया मुझे। फिर ये है कि कंपोजिशन क्या होगी जी, समझ आ गई। पॉइंट डिस्मिसल क्या होगा जी, समझ आ गई। बेसिक एलिमेंट क्या है यार, ये इनके ऐसे हैं कि मैं इनको एक दफा दोबारा देख लेता हूँ, तुमको मिस ना हो। अच्छा देख लिया मैंने, टाइटल एड्रेस, ओपनिंग स्कोप, ओपनिंग पैराग्राफ, डेट, रिपोर्ट, सुपरवाइजरी, ओके जी बेहतरीन हो गया। टाइटल जी ओके, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एड्रेसी ये शेयर होल्डर्स होंगे जी, ओके। ओपनिंग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जी बिल्कुल क्लियर है, मुझे याद आ गया। स्कोप ओके, ठीक है। क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए किसके बारे में जी, कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है जी, ठीक है जी, समझ आ गई बात। स्कोप पैराग्राफ में फिर क्या है जी, कंफर्मेशन परफॉर्म अप्रोप्रिएट टेस्ट जी, बिल्कुल याद आ गई मुझे, इस चीज समझ आ गई। ये भी याद आ गई, ये भी याद आ गई, ये भी आ गई जी। ये एंड मैंने बोल्ड किया था, मुझे याद आ गया क्यों। इधर मैंने हाल किया था, मुझे याद आ गया जी क्यों बोल्ड किया। ये भी याद आ गया जी, ये भी याद आ गया। तो ये जो मैंने आपको बात की ना कि मुझे हेडिंग देख के क्लास समझ आ जाए, वजह ये है कि भाई वहां तो चीजें मेरे सामने होगी ना, वो मैंने रिकॉल ही करनी है, वहां याद तो करनी नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू है ना। एमसीक्यू के अंदर ये चीज ऑलरेडी लिखी होगी, और अगर मुझे रिकॉल होगी तो मैंने सही जवाब दे दिया, और अगर मुझे रिकॉल नहीं होगी तो मैं सही जवाब नहीं दूंगा। इसी तरह अगर मैंने श्रेया स्टैंडर्ड को जब घुमाया, तो जब मैंने उस चीज पे गया तो मुझे अगर रिकॉल हो गई कि मैंने क्या पढ़ा था, तो मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एमसीक्यू में ये बेनिफिट है कि वो आपके सामने चीज आ जाएगी, बस आपको ये रिकॉल हो जाए कि ये भाई साहब मुझे मिले कहाँ थे, ये जुल्फिकार साहब मुझे मिले कहाँ से, क्लास स्कीम 3 वाली ब्रांच में मिले या तुलसा रोड में मिले, कहाँ मिले। तो अगर आपको ये याद आ गया तो आपका मसला हल हो गया। तो अब ये बताएं तो कि